आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के आयोजक, भारत माता मंदिर के पदाधिकारी, बड़ौदा शहर के गणमान्य नागरिकों, बहनों और भाइयों, मुझे तीसरा दिन है बड़ौदा में आए हुए, लेकिन मैं अभी तक जो है मुख्य अतिथि बना हुआ हूँ। एक ही दिन रह सकता है मुख्य अतिथि, 3 दिन तक नहीं रह सकता सर। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब समय बहुत कम हो, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और किसी राष्ट्र के जीवन में समय कम हो, तो फॉर्मेलिटीज़ कम करनी चाहिए। मैं कोई ऐसा किसी संवैधानिक पद पर आदमी नहीं हूँ जिसमें आपको बुलाने के लिए कई फॉर्मेलिटीज़ करनी हो। मैं एक मुहिम पर हूँ और उस मुहिम में आप लोग मेरा साथ देते हैं कि आप मेरी बात सुनने आते हैं। लिहाजा एक बुके के ऊपर अगर 50 रुपये भी खर्च होते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। एक एक पाई और एक एक रुपया इस वक्त जिस जंग में हम सब लोग उतरे हुए हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शॉल का पहनाना, ये फूलों का देना, ये मालाएं पहनाना, ये नेताओं के लिए तो अच्छा होता है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। और ये बात मैं किसी भावुकता में नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो शायद हम संकट जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो RSN को नज़र आ रहे हैं, जो GD बख्शी को नज़र आ रहे हैं, जो सुशील पंडित को नज़र आ रहे हैं, देश में 10-15 लोगों को नज़र नहीं आ रहे, रोज़ दिखाई दे रहे हैं। हम हर दिन उनसे इनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो कुछ ठीक ठाक है, हमारा घर, हमारा शहर, यहाँ कोई संकट नहीं है, तो लेकिन यहाँ कल संकट नहीं होगा ये भी हम मान के चलते हैं। दुनिया में 70 सालों में जो सफ़र हमने तय किया है, एक देश के रूप में और एक राष्ट्र के रूप में, हम दोनों ही रूप में विफल रहे हैं। हमने इस देश में सरकारें बनाई और सरकारों को ठेका दे दिया देश चलाने का और कहा कि अब हमारा कोई काम नहीं है, हम सोने जा रहे हैं। और एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हम लोग एक भीड़ तंत्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जब इस मानसिकता में आप आ जाएं तो समझ लीजिए कि देश और राष्ट्र दोनों खतरे में हैं। और मैं कभी किसी उस खतरे के बारे में बात नहीं करता जो राजनीतिक दल आपको बताते हैं कि देश खतरे में है, देश खतरे में है। ये देश खतरे में नहीं है, ये राष्ट्र खतरे में है। मैं बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं करता चीजों के बारे में। मेरा अपना अनुमान है कि आपके पास 15 से ज्यादा साल नहीं है, और वो शायद इसलिए है कि आपका दुश्मन आपकी कमजोरियां जानता है, आपके लालच को जानता है, आपके स्वार्थ को जानता है, आपकी कायरता को जानता है और आपकी चुप्पी को समझता है। इसलिए देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आपने सेना बना रखी है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सरकार है, सभी जितने भी अंग हैं ये देश को बचाने के लिए हैं। 70 सालों में ये देश बचा नहीं। हम 78 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ हैं, ऐसी गलतफहमी 1935 में लाहौर में भी थी, कराची में भी थी, पेशावर में भी थी, ईस्ट पाकिस्तान में भी थी।
उस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसी ही बातें करते थे, शायद मुझे ऐसा लगता है, तो तब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोगों को लगता है आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो सदियों से हैं। और इस गलतफहमी ने आपको इतने लंबे समय तक सुलाया कि आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति, एक ऐसा एटीट्यूड पैदा कर दिया है कि संकट से आप लड़ते नहीं हैं, संकट को किस तरह टाला जाए इसकी भी कोशिश नहीं करते। आंख बंद करके कोशिश करते हैं संकट अपने आप चला जाए। कभी होता नहीं दुनिया में। कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जिसने उसने बाहरी चुनौती और अंदरूनी चुनौतियों से ना लड़ा हो। आज भी हम शायद ये कहते हैं भारत की सीमाएं बड़ी मजबूत हैं, हमने राफेल खरीद लिया है, हजारों बम होंगे ये भी मानता हूं मैं, मिसाइलें होंगी ये भी मानता हूं मैं। लेकिन हमारे ही दौर में, इसी जनरेशन के सामने, दुनिया का सबसे ताकतवर देश था यूएसएसआर। बहुत ताकतवर था, बड़े सारे बम, बड़ी सारी मिसाइलें थी। जितने भी बाहरी खतरे थे उससे लड़ने में वो संपन्न था। लेकिन यकायक ऐसा क्या हुआ कि वो 24 टुकड़ों में बट गया। न मिसाइल बचा पाई, न हथियार बचा पाए, न सेना बचा पाई। उसका मुख्य कारण यह है, मैं भारत के संदर्भ में कह रहा हूं, आपने 2 बार युद्ध लड़े, 3 युद्ध लड़े, एक किसी में जीते, किसी में नहीं जीते, किसी में कुछ हुआ, ये कहानियां हैं, किस्से हैं, इनको सुन के आप खुश हो सकते हैं कि हमने 1971 में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ा था। ये कभी कभी मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे एक कछुए और खरगोश की कहानी है कि किसी गलतफहमी में खरगोश गफलत में रह गया और कछुआ जीत गया, तो कछुए ने उसकी तस्वीर फ्रेम करके लगा दी कि हमारे दादा जीते थे। वो खुद नहीं जीते, बार बार दादा की तरफ बताते तो वो जीते थे। शायद यही वजह है 47 के बाद, 2-2, 3-3 युद्ध लड़ने के बाद आपके शत्रु ने आप कैसे हैं, आपकी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए। एक आप छोटा सा देश है जिसकी टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के बराबर है, उसने आपकी स्टडी की और वही हथियार अपनाया उसने जो शायद मैं समझता हूं सबसे ज्यादा कारगर था। आज भी इस देश में नेता भी ऐसे हैं, इंटेलेक्चुअल भी ऐसे हैं, और बहुत सारे ज्ञानी इस देश में हैं जो हिंदुत्व का ठेका लेकर सुबह से शाम घूमते रहते हैं। लोग कहते हैं पड़ोसी बदला नहीं जाता। कौन कहता है पड़ोसी नहीं बदला जाता? चीन ने ताइवान को हड़प लिया, पड़ोसी बदल गया। आपके पूर्व में ईस्ट पाकिस्तान था, आपने उसे बदल के बांग्लादेश बना दिया। ये सब बातें लफ्फाजी की बहुत अच्छी लगती हैं नेताओं से, और जो समाज ये समझता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी सत्ताओं की है, वो विनाश की तरफ चलता है। हमारे यहां पाकिस्तान से 4 आतंकवादी आ जाएं, उनको मार दिया जाए, पूरे देश का वाह 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 क्या बात है, बहुत बड़ी हमने फतेह कर ली। एक मुल्क जिसकी टोटल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के बराबर है, उस मुल्क के 4 आतंकवादी आज यहां मार दिए, 2 वहां मार दिए, 3 वहां मार दिए, हम इसमें खुश हैं। 150 करोड़ की आबादी है हमारी, एक छोटे से मुल्क से उसको 2 चपत मार के हम खुश हो जाते हैं। वो पिछले 70 साल से हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। उसने भी अपनी रणनीति बदल ली।
लेकिन अभी भी समाज की रणनीति भारत में नहीं बदली है। 65 और 71 का युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान का जो GHQ है, मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहां एक पॉलिसी बनी और उसने पॉलिसी बनाई और उस पर 100% अमल किया। लेकिन हमारे नेताओं को तो कुछ और ही काम में बिजी थे। वो किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 15 साल प्रधानमंत्री बनना था। बड़ी बड़ी बातें करनी थी, झूठी बातें करनी थी। और यह पहला ऐसा देश है जिसके नेता अपने ही देश को बेवकूफ बनाते हैं, बाहर वालों को नहीं बना पाते। 1971 वॉर में जब पाकिस्तान के हिस्से को आपने बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, तो पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि भारत के साथ सीधे युद्ध में नहीं जीता जा सकता। तो जो उनकी पॉलिसी प्लानिंग के लोग थे इस्लामाबाद में, उन्होंने उस दिन से तय किया कि हम भारत से सीधे लड़ाई करेंगे नहीं और लो कॉस्ट वॉर करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, गेन ज्यादा होगा। और उस डॉक्ट्रिन का नाम रखा ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहें। और उसके तहत बिना कुछ कहे उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया कि 4 आतंकवादियों को ट्रेन करो, भूखे नंगे मुसलमान जो पाकिस्तान में जिनके घरों में रोटी नहीं है उनके बच्चों को जिहाद समझाओ, 72 हूरों का ख्वाब दिखाओ, और जो सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है उसे रटाओ सुबह से शाम तक कि काफिर का कत्ल वाजिब है, उसका कत्ल करने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, वो अल्लाह की राह में है। वो गरीब घर के बच्चे आपके यहां आए और आपके पूरे देश में कहीं कोयंबटूर में बम फट रहा है, कहीं बनारस में बम फट रहा है, कहीं दिल्ली में बम फट रहा है, और यह सिलसिला चला 10-15 साल तक। वो बम फोड़ते थे, हम ये कहते थे ISI का हाथ है, फिर आगे बढ़ जाते थे। फिर कुछ मरहम पट्टी हुई, फिर कुछ दिन के बाद कुछ हो गया, फिर कुछ दिन के बाद कुछ हो गया, लगातार ये स्थिति रही। लेकिन हमारे समाज ने कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए ताकि सरकारों पे दबाव बने, इसकी चिंता नहीं थी। क्योंकि हम तो कहते थे कि डिफेंस मिनिस्ट्री है ना इस काम के लिए। तो कोयंबटूर में बम रखने वाला कोई पाकिस्तानी था क्या? दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बम रखने वाला पाकिस्तानी था क्या? सोहराबुद्दीन पाकिस्तान से आया था, इशरत जहां पाकिस्तान से आए थे क्या? उन्होंने आप ही के देश के लोगों का इस्तेमाल किया, मरने वाला भी आपका, मारने वाला भी आपका, असला भी आपका, और पूरे देश की माइट को हिलाया। एक गरीब घर का लड़का जो किसी गांव में रहता था, मैं बात के उसके घर तक गया देखने कहां रहता है वो, उसको भेज दिया तैयार करके, और आपके देश के अपने दलाल नेताओं, सत्ता पर बैठे चाटुकारों ने उस पूरे हमले को अंजाम दिया, क्योंकि आपको अपने देश में सत्ता पे काबिज होना था। 55,000 करोड़ एक दिन का नुकसान बॉम्बे में हुआ जब 26/11 हुआ। करने वाला जो था उसको हमने कई महीनों तक, क्योंकि दुनिया को हमको आदर्श दिखाना था कि हम कितने महान लोग हैं, कितने जुडिशियस लोग हैं, उसको पाला पोसा 2 साल तक, और फिर सजा सुनाई, फिर हमने फांसी दे दी। हम बहुत खुश हुए, और यह सिलसिला रुक नहीं रहा। लेकिन हमारी सोच लगातार इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि पेट्रोल 100 रुपए का हो गया है, GST में कितना फायदा होगा, सैलरी वाले की चिंता यह है कि इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी।
और हजारों ग्रुप बना लिए हैं हमने, स्वार्थ से भरे हजारों ग्रुप बना लिए हैं। ये वाले हिंदू हैं, ये वाले हिंदू हैं, वो वाले हिंदू हैं, ये गंठी पहनते हैं, ये गंठी नहीं पहनते, ये टोपी लगाते हैं, ये नीले रंग का पहनते हैं, ये इतने बना लिए हैं हमने, और एक एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है। और इस लंबे समय में हमने और हमारे नेताओं ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो चोगा पहन के सुबह से लेकर शाम तक कहां कहां घूमते हैं, यहां यात्रा वहां यात्रा, वो यात्रा, ये आश्रम वो आश्रम, उन्होंने भी झूठ बोला। जिस काम के लिए उन्हें सन्यास लेके वो गए थे, उन्होंने भी वो काम नहीं किया। उनकी कोशिश है कितना बड़ा आश्रम हो जाए, कितना बड़ा डोनेशन हो जाए, उनके अनुयायी क्या करें क्या ना करें, वो इस सेक्ट के हैं, वो उस सेक्ट के हैं, सबके अपनी अपनी दुकानें हैं, लेकिन किसी के मूल में भारत राष्ट्र नहीं है। हम राष्ट्र की बात भी पार्ट टाइम तरीके से करते हैं। अब सब कुछ हो गया, चलो थोड़ा सा कुछ देश की बात कर लेते हैं। देश और राष्ट्र में क्या फर्क है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और जब से राष्ट्रवादी सरकार बनी है, तब से शायद हमने लगा कि अब तो हमें कोई काम ही नहीं, अब तो हमने बहुत ताकतवर लोग बैठा दिए हैं, अब सब काम उनका है। तो रोज तीसरे दिन 10-12 लोग जो देश में, आप ये कानून बनवाइए, पुष्पेंद्र जी जीडी बख्शी से कहिए ये करें, आरएसएन से ये करें, लेटे लेटे लोग बिस्तर से हमको मैसेज कर देते हैं कि अब आप जनसंख्या पे कानून बनवाइए, जैसे मोदी हमसे पूछ के ही काम करता है। हम उन्हें समय नहीं देना चाहते। हमारा बस चले तो हम रात के 8 बजे उनसे उम्मीद करें कि अमित शाह आए और पूछे कि आप सब ठीक ठाक हैं, दरवाजे पर ताला लगाए मैं जाऊं। हम ये उम्मीद करते हैं। हम ना शत्रु से सीखते हैं, ना दुनिया से सीखते हैं, ना आस पड़ोस से सीखते हैं। हम अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। इसी देश में, इसी देश के नेताओं ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की कहानी गढ़ी, लेकिन किसी ने उस थ्योरी को समझने की कोशिश नहीं की। यह कहां से चली थी, कैसे चली थी, कोई मतलब नहीं है। एक महिला को कैसे किसी सरकार ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत फंसाया और उसको हिंदू आतंकवादी बना करके उसका टॉर्चर किया। यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूं, न मेरा कोई एजेंडा है, न मेरी कोई विचारधारा है। मेरे सारे सर्किल के केंद्र में सिर्फ राष्ट्र है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं पूछता किसी से कि बड़ौदा में किसने बुलाया है, अहमदाबाद में किसने बुलाया है। किसी ने भी बुलाया हो, प्रोग्राम 5 स्टार में हो, सड़क के किनारे हो, मैदान पे हो, पुलिया पे हो, मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है। इसलिए मैं किसी भी जगह जाने से ना नहीं करता हूं। मैंने कभी किसी से कोई शर्त नहीं रखी, कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मैंने अपनी भूमिका खुद चुनी, एहसान नहीं किया किसी के ऊपर। आरएसएन, जीडी बख्शी, इन सब ने अपनी भूमिका खुद ही चुन ली है। और एक बात बता दो, इनमें से कोई किसी सत्ता के साथ कभी ना मिला, ना जाना चाहता, ना उनका कोई ऐसा ख्याल है कि हमसे कोई मिले। लेकिन आपका मतलब सिर्फ आप लोग नहीं। अपनी अपनी भूमिका को चुनिए, अपने अपने दायित्व को निभाइए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो काम कीजिए जो आप कर सकते हैं। इसलिए आपके सामने जो चुनौतियां हैं, मुझे नहीं पता कि आप उन्हें चुनौतियां मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं। कभी वो आपके अंदर कोई टेंशन पैदा भी करते हैं कि नहीं करते हैं। और अगर करते हैं तो नींद कैसे आती है? मुझे तो आती नहीं भाई। मैं तो 2-2 बजे तक चीजें तैयार करता रहता हूं। जो कुछ आपके सामने घट रहा है आप उस पर भी नहीं बोलते भाई। आपस में तो चर्चा करें। अगर पड़ोस में कोई आ गया है और वो रह रहा है तो ये तो पूछे ये आदमी कहां से आया, कैसे रह रहा है भाई।
ये भी चाहते हैं आपके लोकल पुलिस स्टेशन का आदमी आए, वो पूछे कि ये कहां से। आप नहीं पूछेंगे, आपके यहां चोरी हो जाएगी, आप एसएचओ को रिपोर्ट लिखा देंगे, बस खत्म कहानी। ये मैं नहीं कह रहा, भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में 5,500 करोड़ इल्लीगल इस देश में लोग रह रहे हैं। लेकिन अभी इस देश में कोविड की चर्चा अगर हो जाए, बड़े बड़े ज्ञानी आ जाएंगे। और देखिए साहब, इंग्लैंड में देखिए किस तरीके से इंग्लैंड से भारत का कंपैरिजन करते हैं, नीदरलैंड से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को यह नहीं बताते कि इंग्लैंड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है 6 करोड़ 25 लाख, उतने हमारे यहां झूठन खाते हैं हमारी, उतने लोग इल्लीगल रहते हैं भारत में। ऑस्ट्रेलिया से आप अपनी तुलना करते हैं, हमारे यहां से 10 गुना उनकी जमीन है और 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है भाई, देशों की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा तो आपके यहां इल्लीगल माइग्रेंट रहते हैं। ये इल्लीगल माइग्रेंट कैसे आए? हम उठा के कह देते हैं देखिए साहब हमारे यहां की पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस के आसमान से आई है, हमारे बीच में से गई है। तो जो पूरा आपका बांग्लादेश का म्यांमार का बॉर्डर है उसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या गुनाह किए हैं, जो गुनाह माफ नहीं हो सकते। और आपकी खामोशी आज की आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी आपको, अगर आज आपने अपना रोल नहीं प्ले किया। ये बांग्लादेश से इतने सारे माइग्रेंट कैसे आ जाते हैं? ये म्यांमार से चल के भारत में लोग आते हैं, वहां से घुसते हैं। अब सोचिए, आसाम से, बंगाल से, वहां से होते हुए दिल्ली आते हैं, पठानकोट जाते हैं, जम्मू होते हुए श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं। और श्रीनगर में कैसी सरकारें थीं? उनके लिए, यानी भारत की धरती पर रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, XYZ, वो जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर नहीं बच सकता। लेकिन म्यांमार से आए हुआ मुसलमान, बांग्लादेश से आए हुआ मुसलमान इतना लंबा रूट कवर करता है, और श्रीनगर की सरकार उनको मकान बनाती है, उनके लिए आधार देती है, उनको राशन कार्ड बना देती है। यह किसके कारण हो रहा है? आप कह सकते हैं इसके लिए तो पुलिस है। यह आप भी जानते हैं भारत कैसा देश है, यह भी आपको भी पता है कि पुलिस कितनी भी हो जाए, मैन टू मैन नहीं हो सकती पुलिस। अभी एक सभा में दिल्ली में मैंने कहा तो लोग बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा पढ़ा करिए भाई, कुछ मनोहर कहानियों के अलावा भी कुछ पढ़ा करिए। 1992 में बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर, जो बॉर्डर है आपका, इसलिए मैंने कहा कि बिना जाने तथ्यों के जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार बनाइए। 1992 में बांग्लादेश और भारत के बीच में एक संधि हुई है। उस संधि का कोई नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि वो तो बताना नहीं चाहते जिन्होंने की है। और शायद सरकार में जो लोग गए हैं उनके लिए और चीजें बहुत सारी हैं, वो कितनी समझेंगे 70 साल के पापों को। लेकिन मुझे और आपने समाज में उन बातों को कहने के लिए किसने रोका है? उस संधि का नाम है नॉन लीथल ट्रीटी। इसके तहत भारत का BSF का जवान बांग्लादेश से आने वाले, म्यांमार से आने वाले उस मुसलमान पे गोली नहीं चला सकता। उस फौजी से मिलिए जाकर के, उस BSF के जवान से मिलिए जाके। वो अपनी बंदूक की रक्षा इसलिए करता है कि उससे नौकरी चली जाएगी अगर छिन गई। 50, 60, 70 की भीड़ में जब मुसलमान बांग्लादेश से अंदर घुसते हैं तो वो डंडे से रोकता है उनको, और सब अंदर आ जाते हैं। और वो जब अंदर आते हैं तो आपके यहां तो खास तौर से बंगाल में खास किस्म के लोग हैं, कश्मीर में खास किस्म के लोग हैं, चोर से कह रहे हैं चोरी करो, और पहरेदार से कह रहे हैं तुम पहरा मत दो।
और हम यहां सोचते हैं कि हम सेफ हैं। पूरा पूरा का पूरा देश आपका, कोई कोना ऐसा नहीं है जिस घड़ी वो चाहेंगे, जिस सेकंड उन्होंने तय कर लिया, और वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ आग कुछ राज्यों में देर से पहुंचे, लेकिन समझदार नागरिक दूर लगी आग से पहचान जाते हैं कि यहां किसी न किसी दिन आएगी, उसका इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, बंगाल में तो हो रहा है, आसाम में तो हुआ है, सिक्किम में तो हुआ है, मणिपुर में तो हुआ है, कश्मीर में तो हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो यहां हैं। जब तक यहां ना आ जाए वो, तब तक नींद कहां खुलने वाली हमारी। इसलिए हम ऐसे ऐसे कामों में लगे हुए हैं, ये जानते हुए कि इससे हम समाज को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समाज अगर आज जागृत 5% भी हो जाएगा तो वो जो 15 साल का जीवन बचा है वो 5 साल शायद आगे बढ़ जाए। हम इसकी कोशिश नहीं कर रहे। हम सब की कोशिश यह है, सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन राष्ट्र में रहने वाला समाज और समाज जो राष्ट्र को चलाता है, जिस दिन वो चैतन्य हो गया, उस दिन इसका जीवन 100 साल के लिए सुरक्षित हो जाएगा। उसमें आप सबकी भूमिका है, बड़े की है, बुजुर्ग की है, जवान की है, लड़की की है, मां की है, बहन की, हर एक की भूमिका है। लेकिन हम अपनी भूमिका तय नहीं करते, दूसरों की भूमिका तय करते हैं। अमित शाह को ये करना चाहिए, मोदी को ये करना चाहिए, योगी को ये करना चाहिए, अब मोदी बुढ़ा हो रहा है, अब योगी को आना। हम यहां बैठे बैठे सरकार बनाते रहते हैं, जैसे हम लूडो खेलते हैं। इसलिए कुछ चीजें आपने जानी नहीं। गुजरात के लोग वाइब्रेंट हैं, और सार्वजनिक मंच से कहता हूं बार बार, और शायद आपसे ज्यादा मेरी अपेक्षा है। उसका कारण है कि कुछ लोग जीवन में गलती करते हैं, मानते नहीं है, प्रायश्चित नहीं करते, और किसी गलती का जब आप प्रायश्चित कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली। मेरे लिए इस राष्ट्र से कोई बड़ा नहीं है, चाहे महात्मा गांधी क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपने 1947 का प्रायश्चित 2014 में किया। अपोलोजिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को दुनिया के सामने बहुत करेक्ट होने की कोशिश करते हैं। हम कहते नहीं, सारे नियम पालन होने चाहिए। जब अनार्की हो, जब भेड़ चाल हो, तो कोई रूल काम नहीं करता है। आप युद्ध कैसे जीते यह महत्वपूर्ण होता है। युद्ध जीतने वाला अनाचारी था, अत्याचारी था, यह इतिहास नहीं लिखता है। जीते हुए लोगों का इतिहास लिखा जाता है। हारा हुआ आदमी कितना भी बड़ा मॉरलिस्ट हो, उसका कोई इतिहास नहीं लिखता है, कोई नहीं लिखता है। आप कहें कि आने वाली नस्लें विवेचना करेंगी, उनके विवेचना करने का क्या फर्क पड़ता है कि आप आज भी दिल्ली के अंदर जिनको आप आताताई कहते हैं, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, जिन्होंने काशी तोड़ी, मथुरा तोड़ा, अयोध्या तोड़ा, उनके नाम से दिल्ली के अंदर सड़कें हैं, क्योंकि वही जीते हुए योद्धा हैं। उन्होंने कैसा अच्छे तरीके से जीता, झूठ बोल के जीता, यह महत्व नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट देने की बीमारी है। इसलिए मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने ही नहीं चाहता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार कि आप मुझे कहें कि साहब पुष्पेन जी ने ये बात बड़ी थोड़ा सा वैसे कही है। मैं ऐसे ही कहूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसी सिविलाइजेशन से लड़ रहा हूं जिनके सामने कोई किसी किस्म का आदर्श नहीं है। आप रहे हैं उस आदर्श में, आपके पूर्वज रहे हैं
कि सूरज डूबने के बाद सेनाएं हथियार रख देती थी, फिर एक दूसरे का मलहम भी लगाने जाती थी, क्योंकि उस समय आदर्श स्थिति थी। अब कसब जो है रात में आता है, फौज के कपड़े पहन के नहीं आता। इशरत जहां आपके बीच में से आती है। इसलिए हजारों लाखों की तादाद में, जो शायद अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, इस देश में एक इंटेलेक्चुअल आतंकवाद पूरे क्लाइमेक्स पे है। हर दिन आप हार रहे हैं, हर दिन आप हार रहे हैं। आपके निजी जीवन में कौन दोस्त है, कौन आपके नजदीकी है, वो दोस्त उस पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। और हमारे यहां जो लोग थोड़े से भी एक सामान्य वर्ग से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, उनके नाम के आगे थोड़ा सा कोई पद्म श्री या पद्म विभूषण लग जाता है, तो फिर वो बिल्कुल भगवान हो जाते हैं। लगातार आपके सामने घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ऐसी मैंने लोग नहीं देखे। कम से कम आपने आस पड़ोस के मुल्कों में गया, मेरा यह समझ में आया नहीं कि हम हार क्यों रहे हैं और ये जीत क्यों रहे हैं यार। हम समाप्त क्यों हो रहे हैं और ये बढ़ क्यों रहे हैं। तो हम अपना आदर्श बताने के लिए बताएंगे, देखा ये हो गया, भूखे हैं, नंगे हैं, फलाना है, डिमाका है। पाकिस्तान में कोई यतीम खाना नहीं मिला मुझे, भूखे नंगे बच्चे नहीं मिले मुझे। उस समाज ने उनका भी इंतजाम करा हुआ है। वो गलत है, सही है, यह एक अलग इशू है। 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, अमीर एक से एक बड़े बड़े धनाढ़ लोग इसमें पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सनातनियों के बच्चे सड़कों पे, शिक्षा से महरूम, बेरोजगारी में, सब में सबसे आगे हैं। क्योंकि तो सरकार का काम है नौकरी देना। यह हमने नहीं बताया कि सरकार की पूरे देश में अगर सरकारी नौकरी दे भी दे, 100% भी दे दे, तो भी 3 से 3.5 करोड़ से लोग ज्यादा सरकारी नौकरी में नहीं है। और हमने उसके ऑल्टरनेट नहीं ढूंढे कि इसके ऑल्टरनेट क्या हैं। अब हमने एक नया ऑल्टरनेट ढूंढ लिया, क्योंकि उसमें हमारी भूमिका नहीं है। क्योंकि हम अपनी भूमिका तय करेंगे तो यार हमें आराम दे, अपना खलल पड़ेगा उसमें। शाम की किट्टी पार्टी मिस करनी पड़ेगी हमको। खामखा 2 लोगों के सामने हम ऐसी भाषा में बात करेंगे तो कोई इधर मुंह बना के चला जाएगा, कोई उधर मुंह चला जाएगा कि शर्मा जी की बीवी ऐसे बात करती हैं, वो तो बड़ी कट्टर हैं, वो बड़े बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तो हिंदूवादी हैं। हम इन शब्दों से डरते हैं, इसलिए किसी बात को कहते नहीं हैं। इसी देश में आपके और मेरे सामने बहुत लोग मुझसे उम्र में बहुत बड़े होंगे। क्या कभी हमने कोई मीटिंग अपने घर में, बाहर, ऑफिस में, पैसा कमाना है, पैसा देना है, पैसे में ये आएगा, आज वो आएगा, ये अंक गणित और रेखा गणित के अलावा भी कभी कोई बात की है? ये जो हम पैसा कमाते हैं, ये जाता कहां है? इस पैसे से जमीन है, मकान है, कार है, सब कुछ खरीद सकते हैं, राष्ट्र नहीं खरीद सकते। आपको अपने बेटे को, बेटी को अच्छी शिक्षा देनी है, एक आदर्श समाज में देनी चाहिए, लेकिन सब अपने बेटे बेटी को अगर वो शिक्षा देंगे, सब उन्हें सीओई बनाएंगे अगर, तो इस देश के आंतरिक खतरों से कौन लड़ेगा? उस नैरेटिव को कौन तोड़ेगा? क्योंकि आपने उसको सबलेट कर दिया है, ये बेरोजगार टाइप के लोग हैं, ये हिंदूवादी लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट, ये करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, और वो पहले से कंफ्यूज हैं। इसलिए एक राष्ट्र के रूप में एक करोड़पति, एक अमीरपति, एक सड़क पर चलने वाला जब तक एक लाइन में नहीं सोचेगा, लड़ाई नहीं जीत सकते। हर दिन ये लड़ाई आपकी तरफ बढ़ रही है,
आप उससे समझौते करने के रास्ते निकाल रहे हो, और इसलिए कि आप स्वार्थी हैं, हम लालची हैं, हम कायर हैं, उसको छुपाने के लिए हम आदर्शवाद की एक चादर ओढ़ लेते हैं। हम तो पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं, अपने घर का पता नहीं है, विश्व को घर मान रहे हैं। कुछ पता नहीं है, आज यहां लुट गया, आज कश्मीर में लुट गया, आज बंगाल में लुट गया, नहीं पूरा विश्व हमारा घर है। यह कायरता की पराकाष्ठा है भाई, क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते। उसने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, बस इसमें खुश रहो। 2 चांटे मारे, नहीं पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, फिर 2 चांटे मारे, अरे तो आप कैसी बात कर रहे हैं, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। हमें यह आदत पड़ गई है और यही चाहते हैं कि यही चलता रहे, इसलिए कि हम में से कोई कुछ खोना नहीं चाहता, समय नहीं खोना चाहता, पैसा नहीं खोना चाहता। उसके कारण हो सकता है शायद उड़ती उड़ती कुछ खबरें आपको मिलती हों, लेकिन हम डिस्कस ही नहीं करते। और एक वर्ग है वो लगातार 1400 साल से एक एजेंडे पे पूरी दुनिया में काम कर रहा है, और उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज जो आपकी स्थिति है, आपके राष्ट्र की, आपके देश की, आप समझते हैं कि पुलिस हिंदू है, सरकार हिंदू है, सेना हिंदू है, जज साहब हिंदू हैं, टीचर हिंदू हैं, सब कुछ है, लोग फिर भी उसके बाद ये समस्या क्यों है? क्योंकि हम सब लोग अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। अध्यापक जी ने किताब निकाली, पढ़ा दी, थैंक यू वेरी मच। उनको पद्मश्री मिल गया तो फिर क्या बात है, फिर तो कुछ और ही बात हो गई। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो भी ठीक है। 47 में बहुत सारे लोग नहीं थे, मैं भी नहीं था। 47 की कहानी किसने क्या सुनाई, मैं उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहता हूं। कल 14 अगस्त है। क्या खास बात है 14 अगस्त की? पाकिस्तान बना था 14 अगस्त को 47 में। अगर आपको 14 अगस्त 1946 याद होती तो फिर आपकी ये अप्रोच नहीं होती है। जो लोग आज बंगाल में मातम मना रहे हैं, जो आज बंगाल में सरकार को कोस रहे हैं, इन्होंने छोड़ दिया। क्या वहां डंडा लेके खड़ा हो जाए योगी मोदी? समाज की क्या जिम्मेदारी है? समाज तो बोलना भी नहीं चाहता। 14 अगस्त 1946 को उसी बंगाल में शहीद सैयद सोहरावर्दी बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। और जब तक मैं बोल रहा हूं आप गूगल कर सकते हैं। सोहरावर्दी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के कहने पे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर था, जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर पहला भारत के अंदर डायरेक्ट एक्शन हुआ। 15,000 हिंदुओं को मारा, पुलिस को 2 दिन की छुट्टी दी गई, सड़कों पे, स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे हिंदुओं की लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। उनके ही नेता कुछ दिल्ली में राउंड टेबल पे डिस्कशन कर रहे थे सत्ता की हस्तांतरण को, कि पाकिस्तान कैसे बनेगा। उन्होंने चारों तरफ वो पोजीशन की कि एक निगोशिएट करेगा, 46 में चुनाव भी होगा और डायरेक्ट एक्शन भी होगा, कि आप पे दबाव बना रहे। इसलिए 46 का इलेक्शन का रिजल्ट आपको नहीं पता, 46 की वो घटना आपको नहीं पता चली, उसके कारण साल भर में पाकिस्तान बन गया और हम भूल गए। फिर पाकिस्तान बन गया, फिर हम शुरू हो गए, भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सारे धर्म बराबर हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। क्या वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत है बात। ये सब झूठ क्यों आपने बोला? और हम आज भी बोलते हैं। हमारी समस्या हमारे अंदर है,
कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर आपको नहीं भी बताया था तो आज दुनिया में बड़े सारे लोग आपको बता रहे हैं, और इस संचार क्रांति ने आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी पहुंचा दी हैं जो आज से 20 साल पहले मुमकिन नहीं थी। इसलिए राष्ट्र क्या है, देश क्या है, हमें नहीं पता। धर्म क्या है, मजहब क्या है, हमें नहीं पता। इसलिए हमारा यूथ इंटेलेक्चुअली विरोधियों को काउंटर नहीं कर पाता। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। इसमें इस बात का ज्यादा जिक्र है कि आपके दुश्मन ने नैरेटिव बनाए, 21 लाख लोगों की लाशों पे ये देश बटा, भारत बना, और हम 47 के बाद से हमने एक झूठा और मक्कारी का नारा लगाया, सारे धर्म बराबर हैं। इस बात में कुछ गलत बात नजर आती है आपको? सारे धर्म बराबर हैं जैसी बात में कोई गलत या अच्छी बात नजर आती है आपको? यही मेरी चिंता है, आपकी खामोशी। अगर बीमारी का इलाज और बीमारी नहीं पता होगी तो इलाज कभी डॉक्टर नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। सारे धर्म बराबर हैं मतलब सारे धर्म बराबर हैं क्या मतलब होता है? धर्म तो एक ही है, तो बराबर किससे होगा? तो घड़े और घोड़ों की तुलना हो रही है क्या? इसलिए इंग्लिश के वर्ड रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन हमारे मक्कार लोगों ने किया और कहा कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन जब हिंदी में होगा तो धर्म होगा। तो हम जिस धर्म को मानते हैं, हम जिस फिलॉसफी को मानते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं, वो मजहब की तुलना में नहीं खड़ा हो सकता। मजहब क्या है? मजहब कोई पैदा होता है, उसके पैदा होने की भी डेट है, उसका एक कोई पैगंबर होता है, उसकी भी डेट है, उसका भी कोई नाम है, उसके भी पैदा होने और मरने की डेट है। जिस सनातन को आप मानते हैं वो कब पैदा हुआ, उसका कौन पैगंबर है, बता सकते हैं क्या? तो तुलना आप किसकी कर रहे हैं? तो जब ऐसी गलत तुलना आप करेंगे तो आप दूसरे के नैरेटिव में फंसेंगे। इसलिए लूटपाट, मर्डर, रेप और लूट में सामान लूटने के साथ अगर औरतें भी लूटी गई हैं तो माले गनीमत के नाम पे उनका बराबर का हिस्सा भी आप करते हैं, तो कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं। तो आप बिल्कुल वैसे ही है जैसे नाली की तुलना आप समुद्र से करने लगे। लेकिन हम कर रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये कितना खूबसूरत शेर है। शेर देने वाले भी चले गए पड़ोस में, हमें दे गए कि आप गाइए इसको, आप गाइए। वो नहीं गा रहा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह मजहबी है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। और हमारा कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों का कोई मजहब नहीं है भाई। हम सनातन के मानने वाले हैं और सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। इसलिए हमारे यहां अंतिम संस्कार के बाद भी हम यही कहते हैं कि वो उनकी मौत हो गई और हमने उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया। वही 5 तत्व जिससे पूरा जिस्म, जिससे सांस चलती है, जिससे जिस्म बनता है, सब कुछ वही होता है, उसी में हम विलीन कर देते हैं। हम उन्हीं 5 चीजों की पूजा करते हैं। इसीलिए सूर्य की पूजा करते हैं, इसीलिए पीपल की पूजा करते हैं, इसीलिए गंगा की पूजा करते हैं, इसीलिए सुबह उठ के धरती को सर से लगाते हैं कि यही 5 चीजों से हमारा शरीर बना है, इसी में हम समाप्त हो जाते हैं। हम उसकी पूजा नहीं करते, हम उसको थैंक्स करते हैं। सुबह उठ के सूर्य देवता को नमस्कार करना, थैंक्स करना है कि उसने हमें एनर्जी दी जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। हमारी फिलॉसफी को लोगों ने सही तरह समझाया नहीं। छिछले टाइप के लोग, गेरुए वस्त्र पहन लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। हमारी फिलॉसफी में आज भी, मेरा जन्म कहां हुआ है आप सबको पता होगा,
40,000 के बीच में अकेला परिवार था, मेरे तो घर के बराबर मस्जिद थी। मैं जिन मौलाना साहब की डंडी से मैंने कुरान पढ़ा, अजान दी, नमाज पढ़ी। मैं तो हिंदू को जानते ही नहीं, क्या होता है ये हिंदू यार, कौन होते हैं, कैसे होते हैं। जो काम जिसको करना चाहिए था वो करने नहीं चाहता। लिहाजा आज भी मैं ये मानता हूं कि जब आप जाग जाएं, मान लीजिए तभी सवेरा है। जितनी भी नदियां हैं हमारे देश में, हर नदी के साथ मां शब्द क्यों जुड़ा है? गंगा मां, सरस्वती मां, फलानी मां, हर नदी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? कभी इसको विचार किया है आपने? आप आम के पेड़ की पूजा क्यों नहीं करते? नीम की पूजा क्यों नहीं करते? आप पीपल की पूजा क्यों करते हैं? और इस पूजा का जो नरेटिव बनाया आपने, वो इतना खतरनाक बनाया है कि जब आप किसी भोले भाले बच्चे को समझाएं तो उसकी भाषा में समझाएं। आज के यूथ को जिस भाषा में समझाना चाहिए था आपने नहीं समझाया, इसलिए आपका यूथ ये कहता है और आप ये कहते हैं आज हमारी बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, वो पूजा में ही नहीं बैठते हैं, उनको पूजा का शौक ही नहीं है। आपने पूजा करने की बात उससे कही कब? और पूजा का मतलब समझाया क्या आपने? आपको खुद पता नहीं, आप बच्चों को क्या बताएंगे? इसलिए उन बच्चों को इसलिए तकलीफ होती है कि वो जो उनकी भाषा है, जो कम्युनिकेशन की आपकी स्किल होनी चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते आप। इसलिए समस्या खड़ी होती जा रही है। आपका यूथ आपके घर में आपके संस्कारों का ही विरोध कर रहा है और वो सही कर रहा है। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। हम गंगा क्यों कहते हैं? गंगा को गंगा मां क्यों कहते हैं? क्यों गंगा आरती करते हैं? हर चीज को एक सिंबल के तौर पे समझाया जाता है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई पवित्र चीज है, सबसे ज्यादा पवित्र है, और दुनिया का सबसे बड़ा कोई सच है, उसका नाम है मां। कल भी एक मंदिर में गया था मैं, वहां भी मैंने कुछ बातें दूसरी कही थी। मां दुनिया का बड़ा सच है और बाप दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास है। जिस मां ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है ना, उसने मुझे जन्म दिया है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती। और वही मां, मैं जब तक थोड़ा समझदार होता हूं, जिसकी तरफ इशारा करके कह देती है ये तुम्हारा बाप है, आता जिंदगी हम उससे प्रमाण पत्र नहीं मांगते, मान लेते ये बाप है हमारा। मां से ज्यादा पवित्र कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने मां को जोड़ा गंगा मां से, क्योंकि गंगा ही आपको पीने का पानी देती है, समुद्र नहीं देता है। उसमें मैसेज था कि जितनी मां को तुम पवित्र समझते हो, जितनी मां तुम्हारी पवित्र है, उतना ही पवित्र तुम्हें इस गंगा को भी रखना है। मैसेज है उसके अंदर। लेकिन हमने क्या किया? मैसेज को छोड़ दिया। गंगा मां में 75 लड्डू, 40 अगरबत्ती, गंगा मां की जय, धड़ाधड़ सुबह से शाम। उसकी पूजा नहीं करनी थी, आरती नहीं उतारनी थी। आपके मन में यह भाव लाना था, इसकी पवित्रता को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह जीवन देती है। आज 1948 में नासा आया है। आप सब लोग मुझसे बहुत उम्र में होंगे, दादी नानी वाली उम्र के भी लोग होंगे। नासा आया नहीं था जब तक 1948 में, उससे पहले कुंभ नहीं लग रहा था।
सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा था, चंद्र ग्रहण नहीं पड़ रहा था क्या? और नासा नहीं था तो हमें कैसे पता था? लेकिन हमें हमारे पूर्वजों ने हमारी पूरी एजुकेशन को, पूरी साइंस को इतना सस्ते में बेचा है कि उसकी समझ, उसके बारे में क्या कहा जाए। आज हम बताते हैं नासा ने कहा है सोलर एक्लिप्स पड़ेगा। अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है। अरे नासा नहीं था भाई 1948 से पहले। जिस नानी दादी ने शायद 5वीं क्लास भी नहीं गई होगी, वो सुबह बता देती थी कि आज चांद ग्रहण है, बहू खाना मत बनाना, खाना बना के मत रखना, इतने बजे से इतने बजे तक खाना नहीं खाना है, खाना उसके बाद खाना है। उसको पता था। हमारी फिलॉसफी ओरल थी, ट्रांसफर होती थी, लिहाजा हमने उसको कहा यार क्या बैकवर्ड। 5 रुपए का पंचांग, 5 रुपए का किसी दूर दराज के गांव में टंगा होता था। वो दादी यूं देखती थी, हाँ बहू बेटा कल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है इतने बजे। आप नासा की बात कर रहे? इसलिए हम अपने अंदर की हीन भावना को निकालें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकालें, एहसास से कमतरी को निकालें और सोचें कि हम हैं किसके वंशज यार। ठीक है, हमारी जिंदगी में एक दौर आया, 500 साल हम गरीब गुलाम रहे। आप लड़ते हैं तो आप हारते भी हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जीतते ही हैं हमेशा। अगर आप एक युद्ध हार गए, 2 युद्ध हार गए, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा समाज हार गया, हमारी सभ्यता हार गई, हमारा ज्ञान हार गया। आपके अपने लोगों ने आपको मूर्ख बनाया। इसलिए इतिहास की किताबें जो लिख दी इरफान हबीब ने और रोमिला थापर ने झूठी, हम उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। चलिए मान लिया कि स्कूल में झूठ पढ़ाया जाता है, घर में तो सच पढ़ाया जा सकता है। क्या सारा कुछ काम हमारे जीवन में स्कूल ही करता है, कॉलेज ही करता है? हम अपने घर में नहीं पढ़ाते, अपने घर से कुछ नहीं सीखते? लेकिन हमारे पास समय नहीं है। पिताजी को 5 कार खरीदनी है, इसलिए वो पैसे में बिजी हैं। माताजी ने खाना बनाया, फिर वो प्रवचन सुनने चली गई। घर में एक जवान बेटी है, एक जवान बेटा है। उसके अंदर जो कुछ परिवर्तन हो रहा है समाज का, उससे बात करने वाला कोई नहीं है। उसके साथ जो रिश्ता होना चाहिए कम्युनिकेशन का, एक 18 साल की लड़की से, एक 20 साल की लड़की से, एक 20 साल के लड़के के साथ जो आपको संवाद करना चाहिए, उसके लिए आपके पास समय कहां है? क्योंकि एकता कपूर ने बना दिया है सीरियल सास भी कभी बहू थी, तो सारा टाइम उसी में जा रहा है। और सारी बहुएं और सारी सासें उन सीरियल को देखते लगता है दिन भर षड्यंत्र ही करती रहती हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र चलता रहता है। और सुबह उठते हैं तो ड्रेसअप होती हैं, रात में 2 बजे सोती हैं तो ड्रेसअप होती हैं। वो नॉर्मल रहती कब है? हम इसके अलावा सोचना नहीं चाहते। संवाद के सारे रास्ते आपने बंद कर दिए। आपकी बेटी क्या जानना चाहती है, उसकी समस्या क्या है, वो किस समस्याओं से इनकाउंटर कर रही है, हम पूछना नहीं चाहते। हम बड़ी बड़ी बात करके घुमा देते हैं, इधर की उधर की बात करके घुमा देते हैं। पिताजी की स्थिति ऐसी है, बेटी अगर यह बताए कि मैं फला रास्ते से जाती हूं पिताजी, वहां 2 गुंडे खड़े होते हैं, वो रोज मुझे छेड़ते हैं, तो पिताजी उसका हल मालूम क्या निकालेंगे? तुम कल से इस रास्ते से जाना। उसका रास्ता बदल देते हैं। 1 महीने बाद वो गुंडे उधर पहुंच जाते हैं। वो अपने भाई से कहती है, भाई कहता है अब तुम्हारे लिए मैं लड़ने जाऊंगा क्या रोज रोज? तुम घर पर रह के नहीं पढ़ सकती? उस लड़की से किसी ने पूछा है कि जो उसके घर में 2 पुरुष हैं, ये कितने कायर और डरपोक लोग हैं कि अपने घर के सम्मान की चिंता नहीं कर सकते, उसे बचा नहीं सकते, उसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, उसके रास्ते बदलते रहते हैं। उसके साथ साथ उन गुंडों के भी रास्ते बदलते रहते हैं, उसको इनकाउंटर नहीं करते।
इसलिए 70 के दशक की एक कहानी है और 2020 की एक कहानी है, उसको अपनी बात कहने के लिए आपके सामने रखता हूं। मैं फिल्में बिल्कुल नहीं देखता, देखिए इस 4 साल में मैंने बहुत कुछ अपने लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए रिसर्च की। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी, विनोद मेहरा और रेखा की एक फिल्म थी। फिल्म का नाम था घर। मुझे नहीं पता कि आप में से जो मेरे दौर के लोग हैं जिनके बाल सफ़ेद हुए, उन्होंने देखी होगी कि नहीं देखी होगी। 70 के दशक की फिल्म है। विनोद मेहरा और रेखा एक सामान्य से लोग हैं, आपस में प्यार हो जाता है, फिर वो शादी करते हैं। एक एवरेज परिवार, शादी हो जाती है, घर वर ये वो, मकान दुकान ये सब चलता रहता है, अच्छे हंसी खुशी रहते हैं। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जाते हैं और घूमते वक्त किसी पार्क में 5-6 गुंडे थे। उन्होंने उसकी पत्नी को छेड़ा। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने। आखिर में उसकी पत्नी के साथ 5 गुंडों ने मांस रेप किया। गुंडे भाग गए। उसका पति समझा बुझा करके उसको घर ले आया और उससे लगातार ये कहता रहा, तुम भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। यही कहता रहा। उस फिल्म का जो कंक्लूजन था लास्ट में, वो ये बताता है कि देखिए इसके पति ने संकट की इस घड़ी में वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। तो दूसरे के साथ खड़ा होता क्या? ये उसका अचीवमेंट था कि संकट की घड़ी में वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। ये 70 की कहानी है। मैं 2020 की कहानी में यकीन रखता हूं। एक फिल्म आई बाहुबली। एक मक्कार लालची राजा का कायर सेनापति, उस राज्य में दर्शनों के लिए लाइन लगा के महिलाएं जब दर्शन के लिए ऊपर जाती थीं, उस राजा का कायर सेनापति उन महिलाओं को छेड़ता था, हाथ लगाता था। उसमें एक महिला लाइन में लगी हुई थी। जब वो ऊपर गई और जब उसने उसके कपड़ों में हाथ डालने की कोशिश की, उसने अपना छुरी निकाली और उसकी उंगली काट दी। बात खत्म हो गई। शाम में सभा बैठी। सभा में सब कुछ बताया। उस कायर राजा के कायर सेनापति ने पूरी कहानी सुनाई। ये था, ये था, ये था, ये था। उसका पति आया। उसने जानता था कि राजा क्या करेगा, और उस राजा का सेनापति जो पुलिस है, ये क्या बताएगी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सेनापति तुम बताओ क्या था। देवसेना से। देवसेना ने बताया, मैंने ये किया, मैं ये किया, मैं ये किया, मैं यहां से आई, यहां से आई, और इसने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसकी उंगली काट दी। वो जब तक सेंटेंस पूरा करती, बाहुबली ने तलवार निकाली और कहा कि उंगली नहीं, गर्दन काट देनी चाहिए। वो उस करप्ट न्याय व्यवस्था से जानता था कि उसे न्याय नहीं मिलेगा। वो जानता था कि इस न्याय व्यवस्था में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। ये जो पुलिस है, ये भ्रष्ट बैठी हुई है। ये 10 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में बिक जाएगी। लिहाजा उस पर यकीन नहीं था। उसने उसके सम्मान को बचाया। 2020 का भारत है। आज का पुरुष, आज का पिता, आज का बेटा बाहुबली बने। और लड़कियों से मेरी गुजारिश है, बहनों से, बेटियों से मेरी गुजारिश है, आप खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं होती। आज के दौर में अगर खूबसूरती की कोई परिभाषा है तो देवसेना है। देवसेना बनिए, कोई नहीं बचाने आने वाला आपको। इसी देश में कई मिसालें रखी गई, हम उससे नहीं सीखना चाहते। हैदराबाद में एक पढ़ी लिखी लड़की डॉक्टर, रात में उसके स्कूटर में पंचर हो गया। वो किसी का इंतजार करती रही कि किसी तरीके से उसकी कोई मदद कर दे। 4 मनचले जिहादियों का मन आ गया।
उन्होंने उसका रेप भी किया और आग लगा दी। समाज में बदलाव कैसे होता है? हमारे यहां कुछ इंटेलेक्चुअल जो कभी घर से नहीं निकलते, वो ऐसी बातों पे वो प्रतिक्रिया देते हैं, अगर उनके घर में हो जाए तो वो दुनिया में आग लगा देंगे, लेकिन पड़ोसी को ज्ञान देंगे। इतना गुस्सा था लोगों में कि वहां के पुलिस कमिश्नर ने एक फैसला लिया और चारों लड़कों को ले गया और कहा कि बताओ कहां कहां कैसे कैसे हुआ था। उनका मैं यहां खड़ा था, ये यहां खड़ी थी, वहां खड़ी थी। बोले अब भाग के दिखाओ। चारों को धड़ 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 गोली मार दी उन्होंने। पूरे देश ने कहा यही होना चाहिए। पुलिस से तो आप कह रहे हैं यह होना चाहिए, लेकिन जो आपके बीच में बैठा है उसके मुंह पे चांटा क्यों नहीं मारते आप? उसको गाली क्यों नहीं देते आप? चिल्ला के उसको बारे में शोर क्यों नहीं मचाते? इसलिए भारत ना चाइना से हार सकता, न पाकिस्तान 100 पैदा हो जाए उससे हार सकता है। भारत हर दिन टूट रहा है और हार रहा है अंदर के गद्दारों से। इसलिए आंतरिक चुनौतियां ज्यादा खतरनाक हैं। हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। कब थे? कब थे? एक आध कोई दौर बताएं मुझे, कब थे? हम इसकी कीमत दे रहे हैं। 21 लाख लोग मरे, तब भी गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा से हमें आजादी मिली, क्योंकि हमें झूठ सुनने की आदत हो गई है। ऐसे नहीं थे कि उस जमाने वीर योद्धा नहीं थे। उस जमाने भी ऐसे योद्धाओं को किस तरीके से कॉर्नर करके विलियन बनाया गया। सावरकर विलियन है, सुभाष विलियन है। बस नहीं चला, आपके आदमी पटेल को भी बनाने का बड़ा जुगाड़ था। पूरी कोशिश की गई, इतिहास ने तो यही कोशिश की। लिहाजा अपने बीच में बहादुर पैदा करिए और बहादुरों के साथ खड़े हो जाइए। जो काम जो कर सकता है, बिना बताए, बिना चिल्लाए, बिना उसका ढंडोरा पीटे। मैंने कल भी कहा, हम कैसे समाज हो गए हैं। हमें पंखा डोनेशन करते हैं, इस पे नाम लिखा राबड़ी देवी। शमशान घाट में आप वो बेंचेस लगी हुई हैं, कैसे महान लोग हैं यार। जो बेंच शमशान घाट में लगी है उसमें लिखा हुआ है ये फलाने डोनेट की है, उस पे भी वो नाम लिखाना चाहते हैं। शमशान घाट की बेंच पे भी यहां नाम लिखा लो या वहां नाम लिखा लो, तय करना है कहां नाम लिखाना है आपको। इतना चिल्ला चिल्ला के बता, हमने 50 करोड़ रुपए दिए। भाई साहब ने चुपचाप जाइए, उसको पता तक न चले कि किसने दिया, तब राष्ट्र बचेगा। आपके शहर में बहुत लोग हैं, आपके प्रोग्राम में आने की देरी का कारण है कि आपके शहर में एक लड़की रहती है, विदेश गई, पढ़ी लिखी, पिता संपन्न हैं, गुजराती हैं, यहीं बड़ौदा में रहते हैं, MBA किया, नौकरी की, फिर उसको लगा कि मेरे मतलब का ये जीवन नहीं है, वापस आ गई। पूरे गुजरात में हथेली पे अपनी जान लेके घूमती है। गाय को बचाने वाली मैं नेहा पटेल की बात कर रहा हूं। अरे सरकारें कोई अवार्ड दें न दें, आप जितनी ताली बजाएंगे उतनी दुगनी ताकत उसमें आ जाएगी। मुझे उनके घर जाना था, इसलिए नहीं जाना था। मैं जहां जहां जा रहा हूं यहां मुझे मालूम है कि किसके पास फोन जा रहा है। यह आदमी अभी यहां गया, यह आदमी यहां गया है। मैसेज देना था कि मैं यहां हूं, अगर यह है तो मेरी ताकत भी इसके साथ है। हजारों बहादुर हैं आपके अंदर, लेकिन यह मत देखिए उसका रंग क्या है, उसकी जाति क्या है, वो किस इलाके का है। जो भी इस राष्ट्र को बचाने की, इस राष्ट्र के अंदर आए हुए खोखलेपन को दूर करने की जिस तरीके से भी वो मुहिम चला रहा है, यह मत समझिए कि आप जो काम कर रहे हैं वही महान काम कर रहे हैं।
अगर आपके शहर का एक फकीर सफेद कपड़ों में भास्कर साहब 14 आश्रम के अंदर 125 गरीब बच्चों को खाना खिला करके उनके कपड़ों के इंतजाम कर रहा है, उनके किताबों का इंतजाम कर रहा है, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। गुजरात की धरती के बारे में पीयूष भाई, जो मेरे अजीज भी हैं और मुझे अपने होटल में जगह दे देते हैं कि आप यहां रुक जाइए। मैं मानता हूं कि अगर भास्कर जी बड़ौदा में हैं, पीछे बैठे हुए, अगर बड़ौदा में एक भास्कर है और उस फकीर ने यह तय कर लिया है कि जो अपने माताओं से, पिताओं से किन्हीं कारणों से पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए हैं दौड़ में, और उसका इंतजाम कोई एक आदमी कर रहा है, तो हमें उस आदमी से नहीं पूछना चाहिए कि हम अपनी शादियों के अंदर टेंट वाले को 50 लाख, खाने वाले को 1 करोड़, 5,000 रुपए की प्लेट, 20,000 रुपए की प्लेट, खाना तो उतना ही खाओगे ना मेरे भाई जितना पेट है। हम उसको करोड़ों रुपया लुटाने में अपनी शान समझते हैं, लेकिन हमारे बीच में ही कुछ गरीब, कुछ कारणों से, कुछ भगवान की उनके साथ नाइंसाफी हो गई हो, कुछ अपंग हैं, कुछ देख नहीं सकते, ऐसे तमाम लोगों को ताकत देने के लिए क्या हम उनको मदद नहीं कर सकते? क्या ये मदद किसी को अपने मकान बनाने के लिए आप कर रहे हैं? किसी को एमएलए आ जाएगा और आपको लगेगा एमएलए बन जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो आप फटाक से उसको 2 करोड़ रुपए ले जाओ, क्योंकि तुम एमएलए बनोगे तो मेरे नंबर 2 के काम 4-5 पास कर देना, बस मेरी कीमत वसूल हो गई। इस मानसिकता से बाहर निकलिए। कोई एमएलए, कोई एमपी इस राष्ट्र को नहीं बचा सकता। जब भी समय आया है, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिएगा, राष्ट्र को बचाने के लिए सबसे पहले, सबसे आगे फकीर आया है, जिसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी आत्मबल होता है, उसकी ईमानदारी का बल उसके साथ होता है, उसके कन्विक्शन और कमिटमेंट का बल उसके साथ होता है। लेकिन हमारे समाज ने आचार्य चाणक्य की कहानी सुनी, विष्णुगुप्त की कहानी सुनी, लेकिन हमारे बच्चों से कहा जाए जो जीता वो सिकंदर, लेकिन यह नहीं बताते कि जिसने सिकंदर को जीता वो कौन था, ये नहीं बताते। अगर ये बताएंगे तो पता चलेगा कि सिकंदर का भी कोई बाप था, औरंगजेब, फलाना ढिमाका, इतना पता है हमें कि बच्चे दर बच्चे, हम ये भी जानते हैं, हम कमाल के लोग हैं, ताजमहल प्यार की निशानी है। कहां पे पता किया? कहां है वो प्यार? बताओ मुझे भी तो बताओ यार, मैं तो उसी जिले का हूं, उसी इलाके का हूं। ताजमहल प्यार की निशानी है, ये कब पता चला आपको? उसमें कहां से प्यार टपक रहा है ये तो बताओ। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है, किसी ने कहा, हमने सुन लिया। अब तो डर ये लगता है कोई कहे कि ये तुम्हारे बाप है। अच्छा तुमने बताया, हमें तो पता ही नहीं था। हम उस स्तर पे आ गए हैं और लोग बताते हैं कि देखिए ताजमहल, ये कुतुब मीनार इस्लामिक आर्किटेक्चर है। रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाले हमको बता रहे हैं ये आर्किटेक्चर उनका है, ये आर्किटेक्चर है उनका। एक आध कुतुब मीनार सऊदी अरब में दिखाओ कहां है? कोई ताजमहल ईरान में नजर आ रहा है? ये चोर, ये लुटेरे या आपका मकान लूटते हैं और अपनी मोहर लगा के नेम प्लेट टांग देते हैं, कहते हैं हमारे अब्बा का मकान है। और इसकी जिंदा मिसाल है, आज की जनरेशन के लिए कह रहा हूं। टर्की में क्या किया?
हजारों साल पुराने एक चर्च हटाया, क्रॉस को बाहर फेंका, वहां मस्जिद लिख दी। 20 साल बाद उनके बच्चे कहेंगे देखा क्या इस्लामिक आर्किटेक्चर था। ये झूठ चल रहा है। कुतुब मीनार दिल्ली में देखने जाएं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो भारत सरकार की है, मोदी सरकार ने नहीं लगाई। इस पे आरोप मत लगा देना हिंदूवादी है, ये बदल देता है रात में। इसकी खासियत यह है रात में नहीं, ये दिन में बदलता है, खुल्लम खुल्ला बदलता है। ये रात में कोई काम नहीं करता है। इसने ऐलानिया, लोग गुपचुप गुपचुप लगे हुए थे। गुपचुप तो प्लानिंग होती है, कांड तो दिन में होता है। 370 खुल्लम खुल्ला हटाई, खुल्लम खुल्ला हटाई। इस इंतजाम के साथ उठाई कि सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ नहीं आ रहा कि अब इसके बारे में क्या करें। इसलिए कॉमा फुल स्टॉप कब लगाना है इसका ध्यान रखिए। उर्दू में, जो लोग उर्दू जानते हैं, उसमें एक अक्षर है जिसका रूप एक ही सा होता है। अक्षर का रूप एक होता है, उसे नुक्ता भी कहते हैं उर्दू में, और अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं, और हिंदी में बिंदी कहते हैं। एक अक्षर का पूरा आकार सेम होता है, उसमें नुक्ता लगा दीजिए। उसमें डॉट ऊपर लगाएंगे तो खुदा होगा, डॉट हट के नीचे लग गया तो जुदा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, कॉमा फुल स्टॉप सही जगह लगाइए। करोड़ से पहले लगाने हैं, 3 पॉइंट के बाद लगाने हैं, 5 पॉइंट के बाद लगाने हैं। आप बिजनेसमैन लोग हैं, गलत लगाएंगे तो ज्यादा पैसे चले जाएंगे। ऐलानिया उसने इंतजाम किया, 370 कैसे हटेगी बताया ही नहीं किसी को। सब लोग सुबह अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे थे। उसने कहा कि इंतजाम मैंने सिर्फ 2 ही लोग, उसको जानता था। उसकी पार्टी में भी बड़े बिरले लोग हैं, उनका इनको भी नहीं बताना है। कोई पता नहीं 40 साल से दिल्ली में ये बहक रहे थे। ये तो बेचारा गुजरात से नया नया गया था। उन्होंने कहा ये बहक रहे थे, कहीं ये बहक ना जाएं। किसी को पता ही नहीं था। और जिनके वारिस 70 साल से सत्ता में थे, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे कि ये भारतीय संसदीय इतिहास में पहली घटना थी। पता है क्या थी? सच बताइए, नहीं मालूम आपको? भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहली घटना इसलिए थी कि जिस सरकार को यह पता था कि यह बिल दोनों सदनों में पास होगा और दोनों सदनों में बहुमत होना चाहिए तभी होगा, ऐसा खिलाड़ी भेजा आपने। बोला जिसमें मेरा बहुमत नहीं है मैं उसी में पहले पास कराता हूं। बहुत देर तक लोग सोच रहे ये हुआ क्या है। वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे कहां गए वो लोग। वो जो 70 साल की पार्टी के वारिस थे वो ढूंढ रहे थे मेरे लोग कहां गए यार, हम तो बहुमत में हैं लेकिन हमारे लोग चले कहां गए। उनको 24 घंटे के बाद पता चला कि भारतीय संसदीय परंपरा के अंदर, क्योंकि हम तो जाहिल लोग हैं, ये परंपरा चल रही है ना हमारे यहाँ। क्योंकि जब तक हम इंग्लैंड जाके नाली कैसे बनाई जाती है, जब तक हम वहाँ जाके सीख के नहीं आएंगे तब तक यहाँ कैसे करेंगे। हम मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के लोग, इंडस वैली के लोग, जिसने इतना बढ़िया निज़ाम था, वो अंग्रेज़ों से सीखने जा रहे हैं। लेकिन एक परंपरा चल रही है कि MP जाएंगे, देख के आएंगे, फिर बताएंगे। आज तक बताया नहीं। आपके आदमी ने 2 महीने पहले कहा कि ऐसा है, आप नीदरलैंड जाइए और नीदरलैंड में देखिए कि वहाँ पानी की व्यवस्था कैसे होती है। करीब 40 MPs को भेजा। बीजेपी वाले वहां उसमें कोई नहीं था। किसी ने मजाक में पूछा भी कि मोदी साहब सारे विपक्ष के लोगों को भेज रहे हैं। बोले उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास। जो दूसरा वाला है वो ज्यादा शातिर है। उसने उनकी नीदरलैंड से लौटने की उस दिन की टिकट कराई जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर बिल लाना था। उस दिन तो वहां से फ्लाइट भी नहीं चलती थी। और जब बिल रखा, बहस हुई, तो वो जो 46 साल का युवा है वो ढूंढ रहा था कहाँ है मेरे MP, उसे पता ही नहीं था। 2 दिन बाद इतनी सुनाई उनको, बोला अब क्या फायदा है।
उसने राज्यसभा में पहली बार बिल पास कराया जहां उस सरकार का बहुमत ही नहीं था। वहां तो 303 आपने भेजे हैं, तो फिर बात ही क्या थी। प्लानिंग गुप्त होती है, कांड खुले में होता है। दूसरा किस्सा इसलिए सुनाता हूं कि आप अपने अंदर कोई हीन भाव न लाएं। मैंने 1 घंटे तक आपकी उस चेतना को जगाने की कोशिश की है, और आपकी चेतना जगी हुई है तभी आप यहां आए हुए हैं, नहीं आपके पास टाइम नहीं है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि आप मेरी बात, आप सब लोग धनाढ़ करोड़पति लोग हैं, देश को करोड़ों का टैक्स देते हैं। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। मेरी बात सुनने के लिए आप इसलिए नहीं आए हैं कि मैं आपको कुछ नई बात बताऊंगा। हम जो गलती कर रहे हैं एक समाज और राष्ट्र के रूप में, वो बताना चाहता हूं। लेकिन आपने कुछ लोगों को चुनना शुरू किया है और अभी शुरुआत हुई है, इसलिए अपने अंदर कोई कुंठा, ऐसा से कमतरी मत पालिएगा। उसी शख्स ने, क्योंकि वो ये जानता था, 15 साल की जो ट्रेनिंग आप लोगों ने उसको दी थी, सर्जरी कब करनी है, सर के दर्द का इलाज कब करना है, पैर का दर्द का इलाज कब करना है, कैसे करना है, उसी को पता है। रोज जज साहब रामनवमी में छुट्टी ले लेते थे। 10 दिन के लिए कोर्ट बंद, रामनवमी की छुट्टी हो गई, दिवाली हुई, फिर जज साहब आ गए। पहली बेंच बैठी, कहते हैं भगवान राम हैं कि नहीं है, चलो इस पे चर्चा करते हैं। रामनवमी की छुट्टी किस लिए ली थी बे? वो समझ गया कि इस देश के अंदर ये जो जुडिशरी है, जो काले कोर्ट के लोग हैं, बड़े महान हैं। सॉरी टू से, पब्लिकली में कोई अशब्द नहीं कहना चाहता, अशब्दों में भी मुझे कोई शब्द उनके लिए मिलता नहीं है। कुछ नहीं कहा उसने, कहा चीफ जस्टिस से मुझे मुलाकात करनी है। 3 बजे पूरी सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज कर दिया गया, किसी को पता नहीं था। पूरी सुप्रीम कोर्ट खाली हो गई। यकायक दिल्ली में लगा कि मोदी जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं। मैंने कहा इस आदमी ने इतनी बार कोर्ट देखी, अब क्या नई बात देखने जा रही है। सब बाहर, सब बाहर, कोई नहीं था, एक ही आदमी था। बोला आप कहाँ बैठते हैं मुझे दिखाइए, कहाँ पढ़ते हैं आप दिखाइए। उसकी समझ में नहीं आ रहा भाई ये मुझे क्यों दौड़ा रहा है, चीफ जस्टिस परेशान, मुझे क्यों दौड़ा रहा है। सब सुन के बात करके आ गया, थैंक यू वेरी मच। भूल गए लोग। यकायक 2 महीने के बाद वो चीफ जस्टिस कहने लगा मैं 40 दिन में ही फैसला दूंगा। राम मंदिर पे 40, किसी ने कहा नहीं उससे, वो लगा वो बेचारा 40 दिन में फैसला दूंगा। और फिर जो उसने फैसला दिया, लोग बोले कि किसने फैसला दिया ये। मैंने कहा ये तो 40 दिन पहले हो गया था फैसला, ये तो बेचारा पढ़ेगा उसको। तो अगर सत्ताएं ऐसे ही चलती हैं तो ऐसे ही चलनी चाहिए। अगर इस देश की व्यवस्था यह समझती है कि वो सरकार से और संसद से ऊपर है, तो आपको अपनी लड़ाई के नियम बदलने होंगे, समाज को बदलने होंगे। सिर्फ यह सोच करके कि नहीं ये तो बड़े पूजनीय हैं, वो पूजनीय इस राष्ट्र को जो चीज तोड़ रही हैं उस पे चिंता नहीं करते हैं, जलीकट्टू की चिंता करते हैं, दही हांडी की चिंता करते हैं, महाकाल पे कितना पानी चढ़ेगा इसकी चिंता करते हैं। इसलिए मैं इस खेल में ये कभी नहीं मानता कि अगर रिजल्ट आना है, अगर इसी भाषा में आना है, तो जितने भी काम अभी रह गए हैं इसी भाषा में आने चाहिए। यह आदर्शवाद सब अच्छा लगता है, लेकिन आदर्शवाद आपके राष्ट्र को बचाता नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान गया, वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, और यहां हमारे भारत के लोग, और आप लोगों को तो शायद लगता है कि शायद नहीं इतना ताज्जुब होगा, हमारे यूपी बिहार वाले ज्यादा ताज्जुब करते बेचारे। उतरा और एक सडनली पता चला ये पाकिस्तान में उतर गया। आधे लोग ऐसे परेशान थे, लग रहा था यहां से डंडा लेके चले जाए बचाने के लिए उसको बेचारे को। वो पहले इंतजाम करके गया था और कहा कि जितने 420 ISI के हैं ये कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि उसने काका को बता दिया था कि मैं उतरने वाला हूं यहां, और काका से फोन आ गया था कि गड़बड़ कुछ मत करना। उतरा, पैर वैर छुए चला आया,
आप लोगों को लगा देखो यार, फिर उसने उसको भी एक कलर दिया कि माँ माँ होती है, पैर छूने से कुछ जाता नहीं है, और फिर पुलवामा कर दिया, फिर बालाकोट कर दिया। और कितना सटीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उससे उतने ही काम की उम्मीद रखें। वो आपसे जो उम्मीद रखता है वो ये है कि आप शोर मचाएं, वो कह सके कि पूरी दुनिया में मेरे देश के 100 करोड़ लोग शोर मचा रहे हैं, ये मुझे करना ही पड़ेगा। वो भी चाहता है कि दबाव दिखे, वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं चाहता हूं, देश नहीं चाहता। इसलिए ये गलती मत कीजिए। उसने बड़ी समझदारी से भारत की फॉरेन पॉलिसी जो झूठ और मक्कारी पर रखी हुई थी, उसने उसके लिए कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कैबिनेट का फैसला नहीं लिया, कुछ नहीं करा। उसने एक बम उठाया और बालाकोट में डाल दिया। जो बालाकोट में बम गिरा तो लोगों ने कहा अरे ये तो डोजियर भेजता था, इसने डोज दे दी। तो डोजियर नहीं दिया उसे। और एक ही घटना ने, आप इसको किस तरह देखते हैं और मैं किस तरह देखता हूं। आपको लगा बालाकोट के अंदर बम गिरा दिया, कबूतर मर गया, चिड़िया मर गई, 50 आतंकवादी मर गए, ये मेरे लिए मैं तो है ही नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं मरा। जिस देश की फॉरेन पॉलिसी का वाक्य था कि हम हमला नहीं करेंगे, हम इतने आदर्शवादी लोग थे कि दूसरा हम पे हमला कर देगा, हम जिंदा बचे तो हमला करेंगे, वैसे तो जिंदा बचेंगे नहीं। ये आदर्श वाक्य है ना कि देखिए हम कैसे महान लोग हैं, हम तो हमला बलना नहीं करते, हम पे हमला करो पहले, उसके बाद बताएंगे। पता नहीं बताने लायक रहेंगे भी नहीं रहेंगे, लेकिन बताएंगे। एक घटना ने भारत की फॉरेन पॉलिसी बदल दी। और भारत का राष्ट्रीय खेल जिसे आप हॉकी कहते हैं, हॉकी के खेल का एक ही वाक्य है, मैंने लंबे समय तक खेली है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हमारे राष्ट्रीय खेल का वाक्य है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी हम हमला नहीं करेंगे बदल गई। अब वो मुल्क ये नहीं समझ पा रहा है कि अब हम क्या करें। इसलिए धीरे 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 एक ऐसे साहब थे, इसलिए कि आपकी सोच बनी क्यों ऐसी। एक साहब थे, प्रधानमंत्री के घर में पैदा हो गए, बाहर चले गए, हवाई जहाज उड़ाने लगे। मेरे दौर की बात है, मैं मीडिया में था उस दौर की बात है, ऐसा नहीं है कि मैं उनके बाद मीडिया में, तो 88 में मीडिया में आ गया था। मुझे आज तक नहीं पता चला, मैंने कई बार पूछा। मैं इन दो घटनाओं को बार बार कहता हूं, मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि मैं गुजरात में जितना बोलता हूं जल्दी कान में पहुंचता है उसके। यहां से जल्दी जाता है। मुझे मालूम है केमछो वाला मामला आप लोगों को बहुत तेज है, इसलिए मुझे शायद यहां कहते में ज्यादा एजेंडे आपको देके जाता हूं, जल्दी जल्दी करिए। जब वो साहब जहाज उड़ा रहे थे, उड़ाते उड़ाते उन्हें को देश की कमान दे दी गई और उन साहब को कहा गया कि ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। कौन सा खेल खेला था, कहां खेला था, क्या खेला था, चल गया। इंतजार करता रहा उसने, कुछ नहीं किया उसने। उसी खेल के अवार्ड को, मैं हॉकी का खिलाड़ी रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं रहा लेकिन यूनिवर्सिटी के लेवल में खेला। उसकी एक नीति है हॉकी की, और उसमें यह कहा जाता है कि अगर आपको अपनी डिफेंस करनी है तो जितना अटैक करेंगे उतनी अच्छी डिफेंस होगी। लेकिन कमाल देखिए कि मैं खेल को किस तरह देखता हूं और आप किस तरह देखते हैं। आपसे अगर मैं कहूं कि आप रजत पदक लेना चाहते हैं या कांस्य पदक लेना चाहते हैं, तो आप सबकी यही कहेंगे कि रजत पदक लेना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मैं खिलाड़ी की हैसियत में कहता हूं
रजत पदक हारे हुए को मिलता है, कांस्य पदक जीते हुए को मिलता है। आप दुनिया में बताएंगे कि यह पदक मैंने जीत के लिया है, यह मैंने हार के लिया है। इसलिए जीत की भूख जिनमें होती है वो कांस्य पदक भी जीत के लेते हैं, और जिनको लगता है क्या है तो भाई ठीक है रजत पदक मिला है, आने वाली नस्लें पूछेंगी कि किससे हारे थे तो मिला था, हम फला से हारे थे। आने वाली नस्लें पूछेंगी ये कांस्य पदक किसे हरा के मिला था, तो लोग कहेंगे कुछ भी हो जीत के लिया है। उस शख्स ने ऐसा माहौल देश में बनाया कि ऐसा लगा कि बस पूरा देश खेल रहा है। और सही टाइम पे 41 साल बाद भारत को हॉकी में कांस्य पदक मिला। देर नहीं की उसने कहा राजीव गांधी को खेल रत्न मिल चुका है, अब जाएं आप यहां से। दूसरे ही दिन उसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड घोषित हो गया। बदलाव के लिए माहौल बनाना जरूरी है, इसलिए इस कांस्य पदक ने ओलंपिक में 41 साल बाद जीता हो, लेकिन हम जैसे लोगों ने जिस यूनिवर्सिटी में हम पैदा हुए वहां से 3-3, 4-4 कप्तान भी बने। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, और उसमें एक आदमी ने 3-3 ओलंपिक के अंदर आपको स्वर्ण पदक जिताया हो। उस नेशनल स्टेडियम का नाम ध्यानचंद के नाम पे नहीं था, इस खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार उसके नाम पे नहीं था। हम 50 सालों से सोचते थे इस इडियट ने किया क्या है। ठीक है वो प्रधानमंत्री थे, किसी के बेटे थे, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। हम जैसे लोगों को खुशी हुई, और इस बात की खुशी हुई कि यह नाम जब रखा गया जब हमने जीत के कांस्य पदक लिया है। बदलाव करने के लिए माहौल ओलंपिक की टीम ने बनाया, अगर हार जाती तो मुश्किल होता। इसलिए मेरा और आपका काम सरकारों को कोसना नहीं है। मेरा और आपका काम, आपको लगता हो कि राष्ट्र कैसे मजबूत हो, कैसे ताकतवर हो, इसलिए आप अपनी मार्कशीट 100 में से 100 नंबर लाइए, सीओ बनिए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए। यह दुनिया का नियम है। मार्कशीट आपको नौकरी दिला सकती है, राष्ट्र नहीं बचा सकती। और यह साफ दिखता है, कोई दूर नहीं जाना है। वर्ल्ड बैंक से आए थे अर्थशास्त्री, 10 साल क्या किया? प्रॉक्सी प्रधानमंत्री एक 10 जनपद में बैठी हुई थी, उसने ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे नियम पास किए जो आपको नहीं पता, जिसको सुनता हूं समझता हूं तो बहुत तकलीफ होती है, और फिर भी कोई बोलता नहीं है। राष्ट्र बचाने में आप जितने लोगों की भूमिका देखें, लाल बहादुर शास्त्री के पास विदेश ताशकंद जा रहे थे तो गर्म कपड़ा कोट पहनने के लिए नहीं था, इतने गरीब थे। लेकिन उनकी विल, उनकी ताकत ने पाकिस्तान को नाकोचने चबा दिए थे। उस गरीब आदमी के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी एक अपील ने पूरे देश ने एक हफ्ते में एक दिन व्रत रखा, क्योंकि फौजों के लिए खाना कम पड़ रहा था। कोई बहुत डिग्री वाले आदमी नहीं थे वो, डिग्री तो इसके पास भी नहीं है, ये बेडिग्री का है, लेकिन 100 डिग्री पे काम कर रहा है। कोई मौका नहीं छोड़ता, कोई मौका नहीं छोड़ता। वो सुबह से शाम तक एक भेड़ चाल चलते रहते। वो दिन भर के ढूंढ के लाते हैं, वो शाम में एक बोलता है, खत्म हो जाती कहानी। इसलिए राष्ट्र को बचाने में अब तक का इतिहास ये कहता है कि दूध बेचने वाला, चाय बेचने वाला ही बचा पाता है, डिग्री वाले नहीं बचा पाते, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी भर नौकरी बचाने की चिंता होती है, उसे राष्ट्र बचाने की चिंता होती है। दोनों में यही फर्क है। मैं आपके शहर में आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं, और अपील में कोई मैं बहुत आपको घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता, साफ शब्दों में कहना चाहता हूं।
ताकि आप ये न कहें कि पुष्पेंद्र साहब उर्दू में कुछ कह रहे थे। और आप जब किसी से कहेंगे हाँ वो उर्दू बोलते तो बहुत हैं, हो सकता है आपकी समझ में ना आए। और जिस भाषा को नहीं जानते, जिस चीज के मतलब नहीं जानते, बिना जाने ताली मत बजाइएगा। ये जो हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, उर्दू कोई बोल दे, ओफो क्या इंटेलेक्चुअल है यार, क्या उर्दू है यार, पता कुछ नहीं है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स के कारण जो शख्स आपको खड़े होकर के आपके पूर्वजों को गाली दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, आने वाली नस्लों को गाली दे रहा है, आप करें वाह वाह क्या शेर है साहब, क्या शेर है, वाह वाह वाह, लगे हुए हैं। वो तो अलग बात है कि वो बेचारा चला गया, इंदौर का था, बहुत खूबसूरत आदमी, चला गया। 20 साल तक आपको आपके मुंह पे गाली देता रहा, लेकिन आपको आदत पड़ गई है। जो जबान हमें नहीं आती, हम उसके भी एक्सपर्ट हैं। अमीर खुसरो की गजल सुनी आपने, हम इसे भी बहुत गाते हैं, ना अमीर का पता ना खुसरो का पता। छाप तिलक सब छीनो तो उसे नैना मिला के, क्या वाह 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 वाह, क्या मतलब है इसके, क्या मतलब है भाई इसके बताइए। और गा रहे हम, और वो सुना, वो आपके मुंह पे आपको बता रहे हैं, अबे मूर्खों, हमने तुमसे नैना मिला के तुम्हारा तिलक भी छूना, तुम्हारी छाप भी छीन ली और तुम्हें कन्वर्ट कर दिया। वो साफ कह रहा है, इसका यही मतलब है अमीर खुसरो की गजल का। मैं कुछ उसमें टेम्परिंग नहीं कर रहा, लेकिन हम सुनते हैं क्या अमीर खुसरो की गजल, क्या बात है, क्या बात है साहब। आपने कभी कहा कि हमने तो उससे नैना मिला के तेरी दाढ़ी भी छीनी और पजामा भी छीना और कुर्ता भी छीना, कभी कहा? आपको पता ही नहीं। इसी तरीके से वो राहत इंदौरी चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो रोज कहता था आपसे कि जो साहिबे मसनद हैं ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। ओहो हो, हिंदू समाज तो ऐसे ताली बजाता था, लगता था कि फिराक गोरखपुरी यहीं पैदा हुए हैं सारे। उसका मतलब जानते हैं क्या था? 50 बार मुझे बताना पड़ा। कहता भाई मेरे, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आई एम नॉट वेरी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश, उर्दू में बात करें मुझसे। मौलवी करे, हाजी करे उर्दू में बात, वो मेरी मादरी ज़बान है। मुझे प्राउड होना चाहिए अगर मुझे कोई लैंग्वेज आती है तो। और उर्दू जानने से आप मुसलमान नहीं हो जाते, क्योंकि मुसलमानों का उर्दू से कोई लेना देना नहीं है। यह गलतफहमी है आपको कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। किसने कहा? कहाँ से आई उर्दू? इस्लाम कहाँ पैदा हुआ, वहाँ उर्दू बोली जा रही थी? हमारे ही खित्ते की ज़बान है। फिराक गोरखपुरी कौन था? प्रेमचंद कौन था? कृष्णचंद कौन थे? नहीं पता आपको? उर्दू का पहला छापा खाना लखनऊ में खुला, सक्सेना साहब का था। यह बिल्कुल वैसे ही झूठ है जैसे कहते हैं कुरान मजीद आसमानी किताब है, बगैर कॉरियर के नीचे आई है। आसमानी किताब है। अरे भाई आई कैसे नीचे, ये तो बताओ। वैसे ही जैसे घोड़े के पर लगे हुए थे, वो उड़ के उस पे गए थे। वो घोड़ा मिला नहीं जिसके पर लगे हुए थे, लेकिन चल रहा है, हम सुन रहे हैं। जो आज साहिबे मसनद हैं वो किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं हैं। मसनद का मतलब समझते हैं आप लोग? गुजराती लोग हैं, आप लोग नहीं समझते होंगे, ये यूपी बिहार में ज़्यादा होता है। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो कुर्सी पे नहीं बैठा करते थे। अगर नेहरू जी को आपने देखा हो खेलते हुए, मैदान में नहीं, बिस्तर पे अक्सर खेलते थे वो, उसको देखा हो तो उनके हाथ में एक गोल का तकिया होता था, उसे मसनद कहते हैं। जो गोल तकिया होता है जिसे लोग पीछे टेक लगा के बैठते हैं, उसे मसनद कहा जाता है। राजा महाराजा उसी मसनद को लगा करके सुल्तान अपना दरबार चलाते थे। इसका क्या मतलब है? जो आज साहिबे मसनद हैं, यानी आज 1947 के बाद से जो इस मसनद पे टेक लगा के बैठे हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। आया समझ में? अभी भी नहीं आया हो तो फिर समझा देता हूं। 1947 के बाद भारत की सत्ता हिंदुओं के पास चली गई है। ये सिर्फ कुछ दिन के किराएदार हैं, असली मकान मालिक तो हम हैं, क्योंकि हमारा बाप बाबर था, अकबर था,
औरंगजेब था। ये कुछ दिन के लिए हैं, हम इनको खाली कराएंगे। इसी मुहिम में चल रही कहानी। वो शेर पढ़ रहा है, आप ताली बजा रहे हैं। तो आप शब्दों को समझें, भाषा को समझें, संकटों को समझें, लड़ने की तासीर पैदा करें। नहीं तो हम सिर्फ यही गिनेंगे कि हरियाणा में निकिता को मार दिया, दिल्ली में अंकित शर्मा को मार दिया। हम यही गिनती करते रहेंगे। और क्योंकि एक खामोश समाज हमेशा वो रास्ता ढूंढता है जिससे हमें किसी प्रॉब्लम को इनकाउंटर न करना पड़े। हम तो इतने मतलब हमारे पास साधन ही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो तो अगर आप टिकट ना भेजें और बड़ौदा में मेरे पीयूष जी मेरे मेहरबान ना हो तो मेरी हैसियत नहीं है। मैं तो चौराहों पे, पुलियों पे, जहां मिल जाता हूं वहां बात अपनी कहता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं ये इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे लगता है कुछ काम मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। इसलिए अपनी भूमिका को निभाने के लिए दिन हो रात हो, कल तो शायद 3 सभाएं थी, अब बताइए कितने उसके साथ कह रहे हैं 4 सभाएं थी। मुझसे कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन ये सभाएं अगर इसे करने से मेरे राष्ट्र के लोग जगते हैं तो दिन भर करूंगा। क्योंकि हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ना भी रहें। आपको कुछ चीजें हमारे जाने के बाद पता चलें। इसलिए आपको चाहता हूं कि आप उन्हें समझें, लोगों को बताएं कि आज संवैधानिक तौर पर भारत की संसद ने ऐसे कानून पास कर दिए हैं कि इस होटल के मालिक पीयूष जी का यह होटल नहीं होगा। आपका अपना मकान आपका अपना मकान नहीं है। आप जब तक खुश हैं जब तक वो यहां तक नहीं पहुंच रहे। ऐसा संसद में कानून पास हुआ है। आप सरकारें बनाते हैं, बड़े बड़े नेता भेजते हैं, एक आध बार कभी उनको बुलाएं और टिकट मांगने की बात ना करके उनसे पूछें कि आपको हमने वहां भेजा है, आपके 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, भगवान करे आप 50 साल तक रहें, लेकिन 50 साल तक हमने इसलिए नहीं भेजा है कि ये मंत्री रहेगा, ये मंत्री नहीं रहेगा, पेट्रोल कम होगा, सस्ता होगा, मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता ये है कि आप सवाल पूछें, क्योंकि आप गुजराती हैं और गुजरातियों की ज़्यादा सुनते हैं वो। आप उनसे पूछें कि 2013 में भारत की संसद के अंदर दोनों सदनों में एक कानून पास होकर रखा हुआ है। हो सकता है उसको भी ना पता हो, क्योंकि उस वक्त वो दिल्ली में नहीं था। यह जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। यह पार्टी के उन MP MLAs की है जो पार्टी से आगे बढ़ के राष्ट्र की चिंता करते हैं। एक नहीं मुझे मिला, सबका मुंह बंद। सच बोलने में किससे डरते हो यार? किसको जवाब देना है मरने के बाद? किसकी अदालत में जाना है तुम्हें? अपने बच्चों के सामने झूठ बोल के जा रहे हो, अपने बच्चों को कंफ्यूज करके जा रहे हो। उनके सामने जो तुमने चुनौतियां खड़ी की उसका भी बोध नहीं कराना चाहते। उस बच्चे को बड़ा सिक्योर मकान, 50 गार्ड, 20 गाड़ियां, करोड़ों का बैंक बैलेंस, एक नहीं बचने वाला। आपके सामने की घटना है जम्मू कश्मीर में 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को जब मारा गया था, उनके भी 100-100 बीघा में सेब के खेत थे। बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े लर्नड लोग थे। कश्यप ऋषि के वंशजों को 7वीं बार उनके साथ यह हुआ। हमारी आंखों के सामने हुआ। 47 का 21 लाख लोग मरे, मैंने नहीं देखा। मैंने 88 में अपना कैरियर शुरू किया, मेरे ऑफिस ने मुझे कश्मीर भेज दिया। मैंने वो मंजर देखे हैं जो मैं भूल नहीं सकता। यहां पे सब बने हुए हैं। इसलिए दुख होता है कि पूरे देश में यह घटना पता ही नहीं है किसी को। हम इतने खामोश लोग हैं और वो इतने तेज लोग हैं। आप कहते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, बेचारे गरीब हैं, भूखे नंगे हैं, स्कूल नहीं जा सकते। अजरबैजान में क्या हो रहा है उनको पता है। निकारागुआ में क्या हो रहा है उनको पता है। आपको अपने देश में नहीं पता। इसका मतलब है हम
एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ भीड़ हैं। हमें अपने होने का कोई गर्व नहीं है। हम कल कैसे मर गए, कैसे चले गए, ये घटना क्यों हुई, ये कैसे हुई, हमको कोई मतलब नहीं है। 2013 में भारत की संसद के अंदर एक कानून पास हो गया है और इस कानून के बारे में मैं शायद पिछली 4 सभाओं में रोज बताता हूं, ये सोच के कि शायद पिछली सभा में कुछ लोग नहीं आए होंगे, इस सभा में होंगे। उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी लॉ। किसी ने सुना है? एक ने भी सुना हो तो हाथ उठाइएगा। पूरा सुना आपने? कहां से पता चला आपको? विष्णु जैन, इनको मेरी और विष्णु जैन की बातचीत से पता चला है। चैनल पे सुना। कब सुना? 2-3 महीने पहले। 2013 की घटना 2021 तक सुरेश चौहान ने बताई आपको। आपने क्यों नहीं जानने की कोशिश की? क्यों आपका इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इसको जानूं? क्यों आपका इंटरेस्ट सिर्फ इसी में है, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, पेट्रोल में, आटे में, दाल में, चावल में? इसके अलावा इसमें क्यों नहीं इंटरेस्ट है? इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात। कोई और जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार हैं। हमारे बड़े जिम्मेदार हैं। ये बच्चे जिम्मेदार नहीं है जो यहां यंग बच्चे बैठे हुए, क्योंकि हमारे घरों में ये बात ही नहीं होती है। हमारे बड़े घरों में तो बात होती है कि सीओ कैसे बना जाएगा, अमेरिका में कौन सी यूनिवर्सिटी में पेपर भरा जाएगा। 2013 का वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो 1922 का था, उसे 1956 में अमेंड किया गया, उसे 1995 में अमेंड किया गया और 2013 में मनमोहन की देखरेख के अंदर भारत की संसद में एक कानून पास हुआ। उस कानून के तहत आपने वक्फ बोर्ड का नाम तो सुना होगा, वो सुना है जी? अच्छा, वक्फ ये इस्लामिक एक शब्द है, ये प्रॉफिट के ज़माने से शब्द है। वक्फ माने किसी को वसीयत कर देना, राइट? 2013 में इस कानून ने क्या कहा है, आप पे, मुझ पे, सब पे लागू है। उत्तर प्रदेश में लोग त्रस्त हो गए हैं, लेकिन अभी उनको ये नहीं पता चले बीमारी आई कहां से। 2013 में भी संसद में कुछ राष्ट्रवादी तो होंगे, ऐसा तो होता नहीं एक भी ना हो। सरकार, पार्टी, ये राष्ट्र से बड़ी है क्या? ये तो नहीं है ना राष्ट्र से बड़ी। पार्टियां तो रोज बनती हैं, बदन टूट जाती हैं, सरकारें चली जाती हैं। मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है भाई, कि अगर पार्टी के लोग नहीं बताएंगे, कोई एमएलए एमपी नहीं बताएगा, तो हम भी अपना मुंह सी लेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत वक्फ बोर्ड का हर कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह तो मैंने शुरुआत की है। उसके तहत, उस कानून के तहत सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी लॉ क्या कहता है? अब मैं तो एक ही आपको सेक्शन बता रहा हूं बार बार, इसमें कॉमा फुल स्टॉप भी दाएं बाएं नहीं है। सेक्शन 40 यह कहता है कि वक्फ बोर्ड के 2 जाहिल मुसलमान, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो आए और उनको ये 40 ये कहता है, उसमें ये शब्द लिखा हुआ है। मैं कोई शब्द में ऊंचा नीचा भी नहीं करना चाहता, ताकि कल कोई आप बताएं तो कैसा पुष्पिन साहब झूठ बोलते हैं, ये नहीं सुनना चाहता। मेरी कोशिश है कि जो भी बात मैं कहूं, आप उसको जब तीव्रता से सामने रखें तो लोग ये कहें कि ये तुम्हें किसने बताया। तो आप मेरा नाम लें न लें, लेकिन बात आपकी सच होनी चाहिए। सेक्शन 40 ये कहता है कि वो 2 वक्फ बोर्ड के लोग हिंदुस्तान में किसी भी जगह, किसी भी कोने में जाएं और उनको यह लगता हो, इफ दे फील दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग टू वक्फ, उन्हें यह महसूस होना चाहिए, तो उनकी अगली लाइन यह लिखी हुई है कि दे विल ऑर्डर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एमसीडी और जो भी आप मान लें,
They will order the district magistrate to vacate this place within 24 hours. The competent authority will vacate the place, hand over the key, and thank you very much. समझ में आया कुछ? आपको अटपटी सी बात लग रही है? अटपटी सी बात लग रही किसी को? दोबारा समझा दूं मैं। जितने लोग यहां बैठे हैं, नहीं लॉयर की तो कोई बात ही नहीं है वो तो, और चैलेंज ही क्या करें, हमारी टीम कर चुकी है पहले चैलेंज। लेकिन वही मैंने कहा, ये जो मानसिकता है कोर्ट में चैलेंज कर दो, कोर्ट में क्या चैलेंज कर दीजिए, 200 साल बाद आएगा फैसला। आप बताएं ना, आप बताएं, आपकी लड़ाई का तरीका गलत है। आप कोर्ट से लड़ते हैं, वो सड़क पे लड़ते हैं। उनके 275 एमपी नहीं थे मुसलमान, उनका बहुमत नहीं था संसद में। राष्ट्र विरोधी, एंटी इंडिया, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पास करा लिया। सोचिए कि उनके पास क्या ताकत है जो आपके पास नहीं है। आप मरना नहीं चाहते, आप खोना नहीं चाहते, आप सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। दुनिया का नियम है, जो कौमें मरने से डरती हैं वो जिंदा नहीं रहती हैं। जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। हम सब स्वार्थी मक्कार लोग हैं। हम चाहते हैं भगत सिंह मरे, हमारा बेटा तो चाचा नेहरू बने। हाँ, तो ये पता है ना आपको। इसलिए आपने कहा कि जज कोई वकील हो चैलेंज करे। संसद में पास हुआ कानून है, चैलेंज करेंगे हो जाएगा। आपने कहा कि एक और ऐसा तरीका जिससे हमें कल से चिल्लाना ना पड़े, तो हमने कहा कि अरे वकील साहब ने चैलेंज कर दिया है। 10 जनरेशन निकल जाएंगी, चैलेंज ही रहेगा। इसलिए मैंने कहा आदर्शवाद की बात मत करिए। अगर आप सबको यह पता हो तो इसको साझा करिए। आप जिस कागज के साथ मकान में रह रहे हैं, उसी कागज के साथ आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में एक मुकदमा गया। आपका फंडा क्लियर कर देता हूं मैं। आपको व्यवस्था में, पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाइए। कोई रिपोर्ट नहीं लिखती, फैसला चौराहे पे कर दीजिए, रिपोर्ट अपने आप ठीक हो जाएगी। गलतफहमी का दिखा न रही है। लेकिन क्योंकि आपको लगता है अरे मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरी कारें, मैं क्या करूंगा यार, तो मैं क्यों मरूं, तो कोई और मर जाए मेरी जगह। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मुकदमे की सुनवाई की, और जब वो गए तो आंध्र प्रदेश ने अपने उस कोर्ट में फैसला नहीं दिया और ये कहा कि एज पर द लॉ ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड 2013, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाए उन 2 मूर्खों के कहने पे, तो आपको हाई कोर्ट नहीं इंटरटेन करेगा। वो उसने कहा गो टू द वक्फ बोर्ड, उनके ट्राइब्यूनल में आप जाए। यानी जो आपके कातिल हैं वही आपके मुंसिफ हैं। एक का मकान, एक की प्रॉपर्टी, जब चाहें जब करेंगे वो। और ये सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। 95 से लेकर के 2021 के बीच में आप जरा निगाह घुमा के देख लीजिएगा। उनको इस बात का भी अधिकार है, क्योंकि उनको नहीं प्रूफ करना, उनको अल्लाह से रोशनी आती है। वो कहते हैं ये वह प्रॉपर्टी हमारी है, खत्म हो गई बात। आप देखें कि सरकारी जमीनों पर, सड़कों के किनारे, हाईवे पे, हाईवे के नीचे, ऊपर, हर जगह कोई पीर बाबा पैदा हो जाता है। ये चप्पल वाला बाबा है, ये जूते वाला बाबा है, कौन कौन से बाबा पे, और फौरन एक हरे रंग का कपड़ा डाल देते हैं और वहां झुंझुना बजने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद में कहते हैं साहब यहां तो उर्स होगा, यहां तो जूते वाला बाबा पैदा हुआ था। और उस जमीन को आपकी पुलिस किसी भी नियम कानून के तहत हटा नहीं सकती। दिल्ली के अंदर जो एक एरिया है, जो एनवायरनमेंट की जमीन है, जहां आप कह सकते हैं कि एक जंगल है, उसके बीच में जाकर के 15 कब्रें रातों रात बना दी, सिर्फ चद्दर रख दिया। अब कोई छूना, वहां लोग टहलने जाते हैं 90% हिंदू, लेकिन पुलिस को नहीं बताते कि देखो ये तो कल रात यहां बना। उस इलाके में जो प्रोहिबिटेड जोन है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता कंस्ट्रक्शन, वहां बन गई। आज चंद्रशेखर आजाद का एल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में। उस इलाहाबाद के अंदर जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आता है, यकायक एक दिन पता चला, यानी हम हिंदू
कितने कायर और डरपोक और स्वार्थी लोग हैं। हम टहल के यूं करके मस्जिद से निकल गए, हम इधर से छलांग लगाते हुए चले गए, नहीं देखा यार, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी 1 इंच जमीन अगर सगे भाई ने ज्यादा ले ली है तो 500 साल तक लड़ेंगे, गला काट डालेंगे, भाई भाई को मार देगा। लेकिन उसी इलाहाबाद में इतने सारे लोग उस एल्फ्रेड पार्क में, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का वो पार्क बना हुआ है, उसमें मजार भी बन गई, उसमें मस्जिद भी बन गई, उसमें कब्र भी बन गई, लेकिन हजारों हिंदू वहां बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जाते हैं। किसी ने पूछा नहीं भाई यहां कैसे बनी, क्यों बनी? हमारी टीम के एक साहब ने किसी टूरिस्ट को भेज के पहले उसकी पिक्चर निकलवाई, और अभी कोविड के दौर में दिल्ली में बैठ के लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने वर्चुअली अपनी पिटीशन दी। हमारी टीम के किसी सदस्य ने जज साहब को बताया कि इस पार्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और ये वक्फ प्रॉपर्टी का, इसमें लिखा है 144, ये प्रॉपर्टी की जगह है। इससे पहले 86 में ये ऑर्डर आ चुका है कि यहाँ पे कोई छोटा सा मंदिर था, उस वक्त ये ऑर्डर हो चुका था कि ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं होगी। फिर ये सब कैसे बना? हमारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन जो मेन जज थे वो नहीं थे, कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब थे। उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को बुला करके तबीयत से झाड़ा, कहा आप हराम की तनख्वाह लेते हैं, आपके रहते हुए यहाँ चोरी होती है, लोग कब्जा कर लेते हैं, ऐसे शब्द बोले। और उन्होंने कहा कि अगली डेट से पहले ये सारा कचरा हट जाना चाहिए, नहीं सस्पेंड कर दूंगा। ये लड़ाई एक आपके लिए सैंपल के तौर पे कह रहा हूं। हम अपने वकील को पैसे नहीं देते, भाषण सुना देते हैं, भाई ये सुन ले, भाई यही है हमारे पास। लेकिन भाषणों से काम नहीं चलेगा, इसलिए लौट के वहीं आता हूं मैं। मुसलमानों में, इस्लाम में 5 फंडामेंटल होते हैं एक मुसलमान के लिए। वो 5 चीज़ों को मानता है तभी मुसल्लत उसका ईमान होता है। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लत ईमान, यानी कंप्लीट ईमान, जो पूरी तरीके से हैं ये बेईमान। उन 5 चीज़ों में एक आती है ज़कात। सुना है ज़कात का नाम? सुना होगा। हिंदुओं में क्या होता है, इसका नाम सुना है? नहीं, अभी दान तो कोई वर्ड नहीं। देखिए मैंने वही कहा, जो काम आश्रमों में बैठे हुए लोगों को बताना था वो आसाराम बापू हैं, वो राम रहीम हैं। जिन्हें ये काम बताना था उनको, तो मेरा काम नहीं था ये बताना, क्यों मैं जानता नहीं। हमारे हिंदुओं में, सनातन में दसज का कंसेप्ट है। दसज कि अपनी टोटल ईमानदारी की कमाई में से 10% निकालना है, 6% अपने परिवार रिश्तेदारों में, अगर कोई कमजोर है, कोई गरीब है, किसी की फीस नहीं जा रही, उसको देना है, और 4% सनातन के लिए देना है। 100 करोड़ लोगों में से 1 रुपया भी तय कर लें आप, और 100 करोड़ को छोड़ दीजिए। गुजरात की कितनी पॉपुलेशन है? आपके बड़ौदा की कितनी पॉपुलेशन होगी? 22 लाख। 22 लाख लोग न भी जाएं, 10 लाख लोग ये तय कर लें, हर महीने 1 रुपए के हिसाब से हम 30 रुपए दे देंगे उनको, जो इस देश में मंदिर के लिए नहीं, मंदिर बहुत बने हुए हैं, मंदिरों से आप राष्ट्र नहीं बचा सकते। मंदिर बहुत थे, पहले भी थे, 30,000 टूटे हुए हैं, उनके सर पे मस्जिद बनी हुई, आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने मंदिर बनाए, मंदिर के लिए चेक पैसा इकट्ठा किया, चंदा लिया। चलते फिरते सनातनी हिंदू जो मंदिर थे उनको ताकतवर नहीं बनाया आपने। अगर आपके शहर में कोई फकीर 1100 बच्चों को उनके भोजन का, उनके कपड़ों का, उनके पहनने के इंतजाम में लगा हुआ है, तो सॉरी मैं ये तो नहीं कहूंगा ये शर्म की बात है, हो सकता है आपको न पता हो, न जानते हो, आप बिजी रहे हो, वहां तक बात न पहुंची हो,
मैं इसलिए नहीं यकीन करता कि गुजरात के लोग, गुजरात की धरती के बारे में कहा जाता है कि ये देने में विश्वास रखती है, उत्तर प्रदेश की धरती लेने में यकीन रखती है। अगर इस बड़ौदा के लोग सिर्फ ये तय कर लें 1 महीने में 1 रुपया पर डे के हिसाब से हम इकट्ठा करेंगे, और ऐसे जितने भी फकीर हैं, ये जो भास्कर साहब बैठे, मैं इनको फकीर जिस सेंस में कह रहा हूं क्योंकि मेरी थियोलॉजी कुछ और है, ये वो फकीर हैं जिनको इस बड़ौदा में जब मैं पहली बार आया तब मुझे एक बार पीयूष जी ने मिलवाया कि आप इनसे मिलिए, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं पिछले 6-7 साल से आ रहा हूं, देखता हूं उनको हर बार, ये इसी कुर्ते पजामे में नजर आते हैं मुझे। कोई हथियार नहीं है इनके पास, कोई रुपया पैसा नहीं है, लेकिन ये सौभाग्य इन्हीं को है कि ये 1100 बच्चों के बाप हैं। कटोरा लेकर के लोगों से पूछते हैं, जो मिल जाता उससे कहते हैं, अपने लिए नहीं। अगर 1100 बच्चे जो बीच में बिछड़ गए हैं, जिनके साथ भगवान ने अन्याय कर दिया है, समाज ने अन्याय कर दिया है, वो खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, उनके लिए बड़ौदा के लोगों को किसी पुष्पेंद्र की जरूरत है। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया। भास्कर साहब का ध्यान रखें और कोशिश करें कि इनको देख करके और इस समाज को देख करके इनके बाद भी हजारों भास्कर पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।